हेलो हेलो, ऑडियो चेक। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग भाई। सबको स्वागत है आप सबका अपने प्रशांत चतुर्वेदी यूट्यूब चैनल के ऊपर। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज जो है वो चलाई हुई थी। इसमें हमने लेटेस्ट पेपर्स से शुरू करा था, 2023 के पेपर्स से हमने स्टार्ट करा था। तो 2023 में ये पेपर दिसंबर में भी फरवरी में भी हुआ था पहले, और फिर ये दिसंबर में भी हुआ था। तो दिसंबर की तीनों शिफ्ट जो है हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, और जो आपका फरवरी की भी एक शिफ्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारा जो है लास्ट बचता है फरवरी की, जो लास्ट शिफ्ट थी, सेकेंड शिफ्ट थी, उसको हम आज की क्लास में जो है डिस्कस करके पी वाई क्यूज का सिलसिला यहाँ पे खत्म कर देंगे। क्योंकि देखिए, इससे पहले के जो पेपर आपके हुए हैं वो आपके पुराने पैटर्न पे बेस्ड हैं, जो कि क्वेश्चंस हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, तो यहां से हमें अच्छा आइडिया लग चुका है। इतने क्वेश्चंस हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं। देखिए, 30 क्वेश्चन इंटू आप कर लीजिए 5 पेपर हम अभी तक कर चुके हैं। तो अराउंड 150 क्वेश्चन, 150 से 170 सवाल हम यहाँ पे कर चुके हैं, जिससे हमें अच्छा आइडिया लग गया है कि आपके एग्जाम का लेवल जो है वो आपका क्या रहता है। देखिए, शिफ्ट वाइज मॉडरेशन जरूर है। मेरे को काफी बच्चों की क्वेरी भी आती है, काफी बच्चे बोलते भी हैं कि भाई एक शिफ्ट में पेपर इजी आ गया, एक में मुश्किल। पेपर की बात नहीं है। देखिए, आप कभी भी जब भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, आप ओवरऑल पेपर का एनालिसिस करते हैं। यहां पे आप जानते हैं आपको टेक्निकल पार्ट भी आ रहा है, नॉन टेक्निकल पार्ट भी आ रहा है। तो कई बार क्या होता है, कोई पर्टिकुलर सेक्शन को डेलिबरेटली का मतलब समझते होंगे, मतलब कि जानबूझ के कह लीजिए आसान रख दिया जाता है। उसी को बैलेंस आउट करने के लिए किसी और सेक्शन को जो है टफ कर दिया जाता है। तो अगर मैं शिफ्ट सेकंड की बात करूं, जो पेपर हम अब करेंगे, तो आपको ये पहली शिफ्ट के कंपैरिजन में काफी आसान लगेगा, और काफी आपको ऐसा लगेगा कि सीधे सीधे सवाल इसमें पूछे हुए हैं, स्ट्रेट। पर अगर आप पूरा पेपर देखें, सिर्फ फिजिक्स को छोड़ के अगर आप पूरा पेपर देखें, तो आप ये देखेंगे कि इस पेपर में जो मैथ का लेवल पूछा गया है और जो रीजनिंग का लेवल पूछा गया है, वो आपका पिछले पेपर से थोड़ा टफ है, मतलब शिफ्ट 1 से थोड़ा टफ है। तो देखिए, इसी तरीके से बैलेंस जो है वो बनता है। ये बात मैं बहुत बार बोल चुकी हूं कि जब भी आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक सब्जेक्ट के प्यार में अंधे नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आप बोले भाई हमें तो फिजिक्स से बहुत प्यार है मैम, हमारा तो फेवरेट सब्जेक्ट है, हम तो इसमें सब करके जाएंगे, एक्स्ट्रा भी करके जाएंगे, हम इसमें आईआईटी लेवल के क्वेश्चंस करके जाएंगे, तो भाई आप फिर बेवकूफी कर रहे हैं। यहां पे क्या चलता है, सिलेक्शन वही लेके जाता है जिसने सारे सब्जेक्ट्स को इतना करा हो कि वो एक डिसेंट स्कोर हर सेक्शन में ला सके, ताकि वो अपना ओवरऑल जो है रैंक बढ़ा सके, आगे आ सके। ठीक है जी, तो आपको जो है कंपैरिजन सब्जेक्ट वाइज नहीं करना है, आपको ओवरऑल पेपर देखना है। तो देखिए, ओवरऑल अगर आप किन्हीं भी साल की किसी भी शिफ्ट को उठा लीजिए, किन्हीं भी 2 या 3 शिफ्ट्स को, तो आप देखेंगे ओवरऑल पेपर का लेवल जो है वो वही होता है। अगर एक शिफ्ट में टफ है तो वो बाकी दोनों में भी टफ ही आता है। ठीक है, अगर एक में इजी है तो सब में। बस ये है कि सेक्शन वाइज अंतर करके जो है चीजों को बैलेंस आउट कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, और आपको ये भी नहीं सोचना भाई जिनको शिफ्ट 2 आ गई वो तो बड़े लक्की निकले, फिजिक्स बड़ी आसान आ गई उनको। ठीक है, इसीलिए मैं बोलती हूं गवर्नमेंट एग्जाम में आपको अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस जो है वो नहीं देखनी, आपको किसी सब्जेक्ट से नफरत नहीं करनी, आपको किसी सब्जेक्ट के प्यार में नहीं पड़ना। आपको अपने आप को इस तरीके से फोकस्ड रखना है कि आप अपने दिन के अगर 6 घंटे जो है भाई वो अगर आप लगा रहे हैं, तो आपको उस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं कि आप सारे सब्जेक्ट्स उनमें इक्वली स्टडी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप 6 घंटे मैथ्स और फिजिक्स ही करते जा रहे हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पे आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आपको सारे सब्जेक्ट्स को जो है बैलेंस करके चलना होता है, और वही जो है वही स्टूडेंट एंड में सिलेक्शन लेके जाता है। तो अगर आप इस तैयारी के लिए सीरियस है तो भाई आप हमारा जो है रिकॉर्डेड कोर्स खरीद सकते हैं। इसमें आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पार्ट्स मिल जाएंगे, बहुत ही कम प्राइस में आप इसको अवेल कर सकते हैं। लिंक में आपको जो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इसमें आपको कंटेंट के साथ साथ क्वेश्चंस भी क्लास में कराए जाते हैं, और साथ में टेस्ट सीरीज भी जो है वो आपको इसमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी इसी अमाउंट में इंक्लूडेड आपको टेस्ट सीरीज इसमें मिल जाएगी। ठीक है जी, अब चलते हैं काम की बात पे। आइए सॉल्व करते हैं पूरे का पूरा आपका जो पेपर रहता है भाई। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 की सेकेंड शिफ्ट का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है,
तो क्वेश्चन बोल रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑसिलेट्स साइनोसॉइडली with a frequency of 2 into 10 raised to power 10 hertz and an amplitude of 60 volt per meter. कह रहा है द वेवलेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ द वेव इज, सेंटीमीटर में आपको किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ बताने के लिए बोल रहा है। कुछ नहीं करा उसने, क्वेश्चन को फैंसी कर दिया। ठीक है, होता है ना भाई, भी 5 स्टार में जाते हैं तो खाना वही होता है, बस उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी कर दी जाती है जिसके लिए आपको चार्ज कर लिया जाता है। तो वही चीज इस क्वेश्चन में हुई है। आप देखिए, एक सिंपल प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात हो रही है, ठीक है, उसकी आपको फ्रीक्वेंसी दे दी गई है, उसका आपको एम्पलीट्यूड दिया गया है जिसकी आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, और तुमसे पूछ ली कि भाई वेवलेंथ निकाल दो, स्पीड तुम्हें दे दी। सिंपल सा फॉर्मूला आप जानते हैं, स्पीड होती है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, बस ये करना है। इसमें यहां से तुम्हें वेवलेंथ मिल जाएगी c अपॉन न्यू करके, तो c जो है ये आपका 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 रहेगा, और फ्रीक्वेंसी आपको SI यूनिट में दी हुई है 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 10। इसको आप सॉल्व करेंगे तो भाई आ जाएगा 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2। ये आंसर आपका आया है मीटर में। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, आंसर जो आपसे वो पूछ रहा है भाई, वो किस में पूछ रहा है, सेंटीमीटर में आपसे आंसर पूछ रहा है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इस मीटर को अगर आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 10 रेज़ टू पावर 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आपका बच जाएगा। तो देखिए कितना आसान सवाल था, वो आपको सिंपली बस भाई वेवलेंथ देके और स्पीड ऑफ लाइट देके भी पूछ सकता था कि भाई फ्रीक्वेंसी निकाल दो या वेवलेंथ जो भी पूछी हुई है वो निकाल दो, पर उसने थोड़ी सी लैंग्वेज ऐसी कर दी कि आपको लगेगा ओहो ये EM वेव्स का क्वेश्चन आ गया, इसमें तो भाई ये वाला फॉर्मूला लगेगा, E नॉट इज इक्वल टू B नॉट इज इक्वल टू E नॉट बाय C, ठीक है, ऐसे ऐसे फॉर्मूले लगेंगे। तो भाई वो ऐसी चीजें लगाने की इसमें कोई जरूरत नहीं थी। सिंपल आपका इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड, जो कि आप बचपन से ये फॉर्मूला करते आ रहे हैं, उसके ऊपर आधारित ही आपका प्रश्न था। ठीक है जी, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। कह रहा है कंसिडर अ सर्किट विद रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज। तो LCR सर्किट है सीरीज का। द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एट रेजोनेंस इज। तो ये मैं बहुत बार आप लोगों को करा चुकी हूं भाई। सीरीज LCR सर्किट है, बोल रहा है एक रेजिस्टर है, एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है और इसको कनेक्ट करा हुआ है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ। आपको बोल रहा है रेजोनेंस पे फेज डिफरेंस क्या होगा। तो इसके लिए कुछ जरूरी फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, जिन लोगों ने नहीं देखे हैं तो भाई वो देख ले। ये R है, L है, C है। इसका आप जानते हैं जो रेजिस्टेंस होती है, इंपीडेंस होती है, उसको हम R ही बोलते हैं, Z को R ही बोलते हैं। इसमें जो इंपीडेंस होती है उसको हम XL से डिनोट करते हैं, जिसको आप निकाल सकते हैं फॉर्मूला यूज करके ओमेगा L। इसकी इंपीडेंस को आप XC से डिनोट करते हैं, जिसको आप निकाल सकते हैं फॉर्मूला यूज करके 1 अपॉन ओमेगा C। R, L और C की वैल्यूज आपको जनरली क्वेश्चन में दी होती हैं, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी भी दी होती है ताकि आप XL और XC की वैल्यू जो है निकाल लें। तो इसमें अगर आपको करंट नेट इंपीडेंस बतानी है, क्योंकि अब देखिए इसमें जो करंट का फ्लो है उसको रेजिस्टर भी ऑफर कर रहा है, इंडक्टर भी ऑफर कर रहा है और कैपेसिटर भी ऑफर कर रहा है। तो ऐसे केस में जो आपकी नेट इंपीडेंस Z निकलती है वो होती है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आप जो है इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। और अगर आपको करंट निकालना है, क्योंकि आप जानते हैं भाई जो करंट होता है वो चेंज नहीं होता सीरीज सर्किट में, क्योंकि उसके पास एक ही पाथ है फ्लो करने के लिए। तो करंट जो होगा आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ठीक है, जो ये वोल्टेज है इसको आप किसी Vm sin ओमेगा t के फंक्शन से डिनोट करेंगे, जिसमें कि मैक्सिमम वैल्यू आपको यहां पे दी होगी क्वेश्चन में, ठीक है, अपॉन आप Z से नेट इंपीडेंस से इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि आप Z की जगह पे इस चीज को रख देंगे। अब देखिए रेजोनेंस पे, और अगर आपको फेज डिफरेंस निकालना हो, फेज डिफरेंस यानी करंट में या वोल्टेज में से कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है और कितने एंगल से चल रहा है। प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए मैंने आपको बताया था करंट आगे चलता है, वोल्टेज पीछे चलती है बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए करंट जो है वो आपका पीछे चलता है, वोल्टेज आगे चलती है बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री।
प्योर रेजिस्टिव सर्किट में कोई भी फेज डिफरेंस जो है वो आपका करंट और वोल्टेज में नहीं होता है, 0 डिग्री रहता है। फिर उससे कैसे पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है tan phi करके, वो भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब यहां पे देखिए, अगर आपके पास रेजिस्टर, कैपेसिटर और L लगा हुआ है, तो आप जो फाई कैलकुलेट करते हैं यानी फेज डिफरेंस, तो उसका फॉर्मूला रहता है tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला रहता है। पर अब यहां पे आप देखिए, उसने बोल दिया कि हम रेजोनेंस की कंडीशन की बात कर रहे हैं। रेजोनेंस पे क्या हो जाता है, रेजोनेंस पे जो फ्रीक्वेंसी होती है, किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है आपका सर्किट, तो 1/2 पाई अंडर रूट LC की फ्रीक्वेंसी से करता है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आपके पास निकल के आती है रेजोनेंस की कंडीशन XL इज इक्वल टू XC। तो रेजोनेंस पे क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस सेम हो जाती है। तो अगर यहां पे आपको फेज डिफरेंस निकालना है, तो भाई इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस सेम हो गई, तो ऊपर क्या आ गया, 0। tan इनवर्स 0, तो क्या होगा, tan इनवर्स 0, तो उसके लिए थीटा की वैल्यू आपकी 0 डिग्री रहेगी। तो इट मींस जब रेजोनेंस पे होता है तो आपका फेज डिफरेंस इन एन LCR सर्किट क्या रहता है, 0 रहता है, ठीक है। अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई जरा बता दो इसमें पावर फैक्टर क्या होगा, तो पावर फैक्टर आप जानते हैं क्या होता है, पावर फैक्टर इज tan ऑफ phi, ठीक है। tan ऑफ phi जो है वो आपका पावर फैक्टर इसमें रहता है। तो tan ऑफ 0 यानी कि आपका जो है tan ऑफ 0 आप जानते हैं 0 ही होगा। तो इसमें कोई भी पावर डिसिपेशन जो है वो आपकी नहीं होती है, ठीक है जी। आई होप आपको चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। एक्सेल tan इनवर्स 0 है ना, tan इनवर्स 0 भाई 0 ही होता है, ठीक है। तो देख लेना 0 जो है इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बस आपको रेजोनेंस की कंडीशन याद रखनी है। जब भी वर्ड रेजोनेंस लिखा हो, इंडक्टिव रिएक्टेंस को आप कंपेयर इक्वेट कर देंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस के साथ। अच्छा, अब देखो इसमें रेजोनेंस पे नेट इंपिडेंस किसके बराबर हो जाएगी, तो नेट इंपिडेंस आपकी किसके बराबर हो जाएगी, ये चीज भी 0 हो जाएगी। नेट इंपिडेंस रेजिस्टेंस के बराबर जो है वो आपकी हो जाएगी, ठीक है। यहां पे मैंने एक चीज गलत बोली, दोबारा करेक्ट करूंगी। जब मैंने आपको बोला पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है cos ऑफ पाई। मैंने गलती से शायद tan ऑफ पाई बोल दिया था, उसको मैं गलती माफ करिए भाई, है ना, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। पावर फैक्टर cos ऑफ फाई होता है। तो अगर फाई की वैल्यू 0 है तो cos 0 1 होगा, इसमें पावर लॉस 0 नहीं होगा। इसीलिए ये एज अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट बिहेव कर रहा है। इसमें जो पावर लॉस की वैल्यू होगी वो आपकी V² अपॉन R के बराबर या I² इंटू R के बराबर या V इंटू I के बराबर रहेगी। तो अब ये बिहेव करने लग गया एज अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट रेजोनेंस पे, ठीक है जी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सारे फॉर्मूले भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो सब फॉर्मूले मैंने आपको अभी बताए हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट जो है वो आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, कह रहा है कंसिडर द सोलर सिस्टम एज अ लार्ज एटम। कह रहा है आप अपने सोलर सिस्टम को एक बड़ा एटम समझ लीजिए। तो उसमें आप क्या समझेंगे कि सन आपका सेंटर पे है, यानी कि न्यूक्लियस की तरह सन बिहेव कर रहा है। और सारे ऑर्बिट्स में, फर्स्ट ऑर्बिट में क्या घूम रहा है, मर्क्यूरी घूम रहा है, सेकंड ऑर्बिट में वीनस, थर्ड ऑर्बिट में अर्थ। तो ऐसे करते करते आपका सारे प्लैनेट्स जो हैं वो ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। कह रहा है क्वांटम नंबर n की वैल्यू बताइए दैट कैरेक्टराइजेस अर्थ्स ऑर्बिट। अर्थ का उसने आपको रेडियस दे दिया, अर्थ का आपको ऑर्बिटल स्पीड दे दिया और साथ में मास ऑफ अर्थ दे दिया। तो भाई आप जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज अ फंडामेंटल यूनिवर्सल लॉ। एंगुलर मोमेंटम हमेशा जो है वो आपका कंजर्व्ड रहता है, ठीक है। तो यहां पे जो आपका MVR रहेगा फॉर एनी प्लैनेट, यहां पे हम बात कर रहे हैं अर्थ की स्पेसिफिकली, वो बराबर रहेगा NH अपॉन 2 पाई के। सीधी सी बात है भाई, ठीक है। NH अपॉन 2 पाई के बराबर रहेगा। देखिए H अपॉन 2 पाई कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए है, ठीक है। N तुम्हें निकालना है, इसको तुम्हें निकालना है। M उसने तुम्हें दे दिया, V उसने तुम्हें दे दिया, ठीक है, और R उसने तुम्हें दे दिया। तो बताइए क्या मुश्किल था इसमें, कुछ भी मुश्किल नहीं था। तो यहां से आप देखिए वैल्यूज डाल देंगे। M की जगह पे आ जाएगा 6 इंटू 10 रेज टू पावर 24, सारा कुछ SI में ही है। V की जगह पे आ जाएगा 3 इंटू 10 रेज टू पावर 4, R की जगह पे आ जाएगा 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर 11, ठीक है। N अब कहेंगे भाई मैम H अपॉन 2 पाई की वैल्यू तो हमें पता नहीं है। तो देखिए आपको H की वैल्यू मालूम है,
ठीक है। h की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस कितनी होती है भाई, 10 रेज टू पावर माइनस 12 होती है ना, हाँ ठीक है, ऐसी ही कुछ होती है अपॉन 2 पाई। तो आप वो कर देंगे, तो इसकी जो वैल्यू रहती है वो ऑर्डर होता है 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 1.0 करके कुछ होता है, इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 के ऑर्डर की हो जाती है एच कट। इसको हम डिनोट किससे कर लेते हैं, एच कट से भी करते हैं। एच कट मतलब होता है एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। यार ये वैल्यू एक बार चेक कर लेना, ठीक है, मैं एक बार फिर भी चेक कर लेती हूँ क्या वैल्यू आ रही है। वैसे मेरे हिसाब से तो यही होती है, पर फिर भी भाई कई बार गलती हो जाती है इंसान से। सॉरी भाई, है ना, 1/0 मैं मिक्स कर दी वैल्यू रिडबर्ग कांस्टेंट की और इसकी, तो 1.05 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34, ठीक है, माइनस 30। एक क्लास में ना हम क्या करेंगे, सारे कांस्टेंट्स याद कर लेंगे, ठीक है, जितने भी कांस्टेंट्स आपके लिए जरूरी हैं वो सबकी एक क्लास में ले लूंगी, 15-20 मिनट की क्लास, उस सब में हम वैल्यूज को याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू है यहाँ पे देखिए, आप अगर h अलग से डाले, ठीक है, तो h की वैल्यू होती है 6.67 करके इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 अपॉन 2 पाई। तो उसको पूरे को सॉल्व करके आपकी h कट की ये वैल्यू आती है। अगर आप चाहे तो इसको याद रख सकते हैं, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो यहां से देखिए आपका n जो है वो किसके बराबर आ गया। अच्छा, यहां पे आप एक चीज देखो, सारे ऑप्शंस में इनिशियल सेम है, ठीक है, सारे ऑप्शन में इनिशियल सेम है, फर्क सिर्फ और सिर्फ 10 की पावर का है। तो यहां पे आपको ज्यादा जोर कैलकुलेशन पे लगाने की जरूरत जो है वो नहीं है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ मुंह जुबानी थोड़ी रफ कैलकुलेशन कर ले और 10 की पावर कैलकुलेट कर ले तो आपका आंसर जो है वो निकल आएगा। जैसे अगर हम यहां पे देखें, ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 6 3 18, 18 इंटू 15 आपका कितना हो जाएगा, 256 के नियर अबाउट ये आपका आएगा, ठीक है। तो ये आपका 25.6 हो गया। अच्छा, इसको मैं वानी ले लेती हूँ, 1.05 की जगह पे मैं वानी ले लेती हूँ, ज्यादा फर्क तो है नहीं है, ठीक है। तो ये अगर इधर नीचे जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहां पे अब देखिए 10 की पावर कितनी हो गई, 10 की पावर हो जाएगी 24 प्लस 4 प्लस 11, ठीक है, एक तो ये हो गई। जब ये नीचे आएगा, अब ये ऊपर जाएगा तो ये भी प्लस में हो गया 34, ठीक है। तो ये पावर आप देख लीजिए कितनी बन रही है, तो ये आपकी हो गई 28 और ये हो गया 39 और 34, तो ये आपका हो गया 73, ठीक है, 10 रेज टू पावर 73 हो गया। पर अगर आप डेसिमल को प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन में सेट करें, साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, a इंटू बी की पावर कुछ भी होती है, b की पावर c। यहाँ पे जो a है ये आपका 0 to 9 के बीच में लाई करना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, ये आपकी प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन मानी जाती है। तो इसमें अगर आप नंबर को घटाएंगे भाई तो पावर आपकी बढ़ेगी, तो 2.56 की जगह पे यहाँ पे आप 73 की जगह पे क्या आ जाएगा, 74 आ जाएगा। तो पावर जो आपकी बन रही है वो आपकी 74 बन रही है। तो ए ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट बन रहा है। बाकी आप लोग भी कैलकुलेशन को भाई चेक करें, सिर्फ और सिर्फ मेरी बातों पे भरोसा ना करें। भाई मैं तो सबको बोलती हूँ दुनिया में भी, मेरी बात पे कभी भरोसा मत करना, ठीक है, मेरी ऐसी बात नहीं है, आप मेरे को ट्रस्ट कर सकते हैं कुछ चीजों में, बट भाई ये चीजें ऐसी हैं जो आपको खुद से भी सॉल्व करके जो है आपको क्रॉस वेरीफाई करनी होती है। ऐसा नहीं कि मैम ने बोल दिया अच्छा ऐसे ही होगा, नहीं भाई, तुम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो, मैच्योर स्टूडेंट्स हो, तुम अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हो या कर चुके हो, तो यू आर मैच्योर इनफ कि आप इन कैलकुलेशंस को चेक करें और किसी के भी ऊपर ब्लाइंड फोल्डेड ट्रस्ट ना करें, खुद से कैलकुलेशंस को सॉल्व करें। अगर कोई गलती हो तो कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। तो यहां पे हमने क्या लगाया, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमने लगाया, ठीक है। और ये अगर आपको सिर्फ और सिर्फ अर्थ के लिए नहीं, ये आपको किसी भी प्लैनेट के लिए अगर दिया होता तो आप इसको निकाल सकते थे। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे। यहाँ पे h अपॉन 2 पाई की वैल्यू को आप याद रखेंगे, जिसको हम h कट से भी नोट करते हैं। इसकी वैल्यू आपकी 1.05 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34 के बराबर जो है वो रहती है इन SI यूनिट्स। जब मास को आपने केजी में लिया, वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में लिया, रेडियस को भी मीटर में लिया, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 5.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 11 मीटर। रेडियाई ऑफ n इज इक्वल टू 2 ऑर्बिट। देख लो कितनी बार मैंने तुम्हें बोला था कि बोहर रेडियस और बोहर एनर्जी
का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मेरे को लगता है इससे पहले 4-5 बार मैं आपको वो फॉर्मूला बता चुकी हूं और उसी के ऊपर बेस्ड सवाल आपका आ चुका है। आप सब जानते हैं, मैंने आपको बताया था रेडियस ऑफ एनी nth ऑर्बिट का फॉर्मूला जो बोहर ने दिया वो था 0.526 n स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर, ठीक है। ये जो भी आपका आंसर आता है ध्यान रखना है, ये आंसर आपका एंगस्ट्रॉम में निकल के आता है, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। आंसर हमारा एंगस्ट्रॉम में आएगा, हम उसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है, 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करके। तो यहां पे अब आप देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो है सीधा n स्क्वायर रखना है, n इज इक्वल टू 2 के लिए 4 हो गया, और बात हो रही है हाइड्रोजन एटम की, तो z हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है जी। तो ये आपका बन गया, यानी कि आपको इसको 4 से गुना कर देना है बस। ये जो भी आंसर आपका आएगा ये आपका एंगस्ट्रॉम में निकल के आएगा। इसको अगर आप सारे आंसर को, ठीक है, इसको मैं अगर 0.5 ले लूं अंदाजे से, तो ये आपका कितना हो जाएगा 0.5, तो ये आपका 2 के नियर अबाउट, ठीक है, 2 के नियर अबाउट आएगा, 2 के, ये वाला आंसर आ रहा है बन रहा है, ठीक है। तो 2 के नियर अबाउट आएगा, तो 2.12 समथिंग आएगा, ये आपका एंगस्ट्रॉम में आया है। तो आपको इसको क्या कर देना है, 10⁻⁻10 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर जो है वो मीटर में आ जाएगा। भाई इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये आपका मेरे हिसाब से तो कितना बनेगा 2 के नियर अबाउट बनेगा ना, ठीक है। तो देख लेना भाई क्या आंसर आपका बन रहा है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो बी बनना चाहिए, ठीक है। सॉल्व आप इसको खुद कर सकते हैं, कि करके दूं कर ही नहीं चेक। अब बोलोगे मैम आप तो फटाफट कैलकुलेटर से कर देते हो, भाई मैंने पेपर नहीं देना है, तुमने देना है, ठीक है। तो 0.526 इंटू 4 करेंगे तो आपका यहां पे आ जाता है, इसको सॉल्व करके 2.104 एंगस्ट्रॉम। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁻10 से, तो आपका बी ऑप्शन जो है ये आपका ऑलमोस्ट सबसे नियरेस्ट आंसर जो है ये आपका बन रहा है, ठीक है जी। तो बी इसमें करेक्ट है, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द चार्ज कैरीज, इन कैरीज नहीं आएगा, कैरियर्स आएगा, ठीक है। द चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर आर। तो भाई बड़ा ही आसान प्रश्न है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपको पता है ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी होती है, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी होने की वजह से क्या होता है, 3 बॉन्ड तो बन जाते हैं पर एक बॉन्ड कंप्लीट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से होल्स क्रिएट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी यानी कि होल क्रिएशन हो जाती है, जिसका चार्ज पॉजिटिव रहता है। तो और देखिए एक तो होल्स वैसे ही हो गए इसमें, ठीक है, जैसे ही आपने इंप्योरिटी डाली तो नंबर ऑफ होल्स एक्सीड हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। दूसरा क्या होता है, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी भी एनर्जी मिल जाए, वो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा, वो फिर से होल बना देगा। तो इट मींस इसमें होल्स की कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन से जो है वो आपकी ज्यादा रहती है, इसीलिए इसमें लार्ज नंबर ऑफ होल्स होते हैं और स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एन टाइप के लिए ये चीजें आपकी उल्टी हो जाएंगी, क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में आप पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डालते हैं। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डालने से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी आपका फ्री हो गया, 4 ने तो बॉन्ड कर लिया सिलिकॉन जर्मेनियम जो भी आप ले रहे हैं उसके साथ, पर एक तो ऑलरेडी आपका कंडक्शन बैंड के पास ही बैठा है, ठीक है। और क्या होगा, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल गई, वो वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में चला गया, तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बढ़ गई एज कंपेयर टू होल की कंसंट्रेशन। तो एन टाइप में आपके इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड पी टाइप में होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है जी। चलिए ये देखिए ऐसे होता है ना। तो यहां देखिए एन टाइप में क्या हो रहा है, मैंने आपको बोला हमने इंप्योरिटी डाली कौन सी, पेंटावेलेंट, तो उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए 4 ने तो सिलिकॉन की टेट्रावेलेंसी को सेटिस्फाई कर दिया, एक आपका ऑलरेडी फ्री है, ठीक है। तो ये देखिए अगर मैं इसके लिए एनर्जी बैंड डायग्राम बनाऊं, तो अगर ये आपका वैलेंस बैंड है, ये आपका कंडक्शन बैंड है, ऑलरेडी कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं आपके वो आपके कंडक्शन बैंड के पास ही, क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट फ्री हैं, इनको तो बस थोड़ी सी और एनर्जी चाहिए और ये वैलेंस बैंड में चले जाएंगे। तो ये जो है आपका ईडी होता है, यानी कि डोनर जो आपका एटम है उसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। इसको आप डोनर क्यों बोल रहे हैं, इसको आप डोनर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये आपका एकदम से जंप होके कंडक्शन बैंड में जाके डोनेट करेगा टुवर्ड्स कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और अब यहां पे देखिए अगर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया
तो वो क्या करेगा, वो भी वैलेंस बैंड में चला जाएगा। तो आप देखिए वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ गई, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ गई एज कंपेयर टू वैलेंस बैंड। ठीक है, तो यहां पे आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन रहते हैं। उल्टा पी टाइप में क्या होता है, यहां देखिए आपके पास ये वैलेंस बैंड है, ये आपके पास कंडक्शन बैंड है। ठीक है, अब यहां पे देखिए हमने इंप्योरिटी डाली कौन सी, ट्राइवेलेंट, तो उसके पास ऑलरेडी क्या है, होल्स हैं। जो होल्स जो है वो आपके वैलेंस बैंड में है। ठीक है, वो होल आपका वैलेंस बैंड में है। अब ये क्या करेगा, ये होल आपका कोई और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या करेगा, जैसे यहां पे होल बना तो कोई और इलेक्ट्रॉन अपना कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करके इसको फिल करेगा। ठीक है, जब इसको फिल करेगा, ठीक है, तो कुछ होल आपके यहां पे चले जाएंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन जब ऊपर जंप करेंगे तो नीचे आपकी फिर से होल की क्रिएशन होगी। तो पी टाइप में आप देखिए नंबर ऑफ होल्स आर मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कंसंट्रेशन। चलिए भाई ये क्वेश्चन मैं नहीं करूंगी ठीक है, इसको आप खुद करेंगे। ए वेक्टर दिया है एम आई कैप प्लस 16 जे कैप, कह रहा मॉडुलस ऑफ ए, यानी कि ए वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड दे दिया है 20 है, तो कह रहा है वैल्यू ऑफ एम बता दो। तो भाई आप सब जानते हैं किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, जो ए वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एम का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आपको 20 दे दी है, इसको आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा, मैं सॉल्व नहीं करा रही। ठीक है, इसको दोनों साइड स्क्वायर कर देना, एम स्क्वायर निकाल लेना, वहां से एम निकाल लेना। ठीक है जी, आंसर आप इसका सब लोग जो है कमेंट्स में इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, सॉल्व करके कमेंट्स में सब लोग जो है इसका आंसर देंगे। भाई मैं देख रही हूं बच्चे जो है ना तो सेशंस को लाइक करते हैं ना ही कमेंट्स में आंसर देते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। ठीक है यार, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। एटलीस्ट आप लोगों के लाइक्स और कमेंट्स से जो है हम और ज्यादा लोगों की ओर पहुंच सकते हैं, और मेरे को लगता नहीं कि आप चाहते हो। देखो ऐसे कभी नहीं होता, आप सोचे ना कि यार हम किसी को ना बताएं कि भाई फलाना चैनल पे ना अच्छा पढ़ाया जा रहा है, तू भी पढ़ ले जाके। ठीक है, तो आपको लगता है कि हम अपना कंपटीशन इंक्रीज कर रहे हैं, बट ऐसा उल्टा होता है। देखिए बहुत बड़े बड़े लोग कह के गए हैं कि ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है। ठीक है, और ये झूठ नहीं है। आप जितना जो है अपना ज्ञान, अपनी इंफॉर्मेशन को बांटेंगे, जितने लोगों के साथ शेयर करेंगे, उतना आपके लिए भी अच्छा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एन एटम टू द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज, इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर पूछ रहा है, बस 10 की पावर आपसे पूछी है। तो भाई एटॉमिक रेडियस जो है आप जानते हैं, एटॉमिक रेडियस जो होता है वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर होता है। बहुत बार मैं ये बता चुकी हूं, एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है। अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस जो है आपका फर्मी ऑर्डर का होता है, 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है। तो यहां पे आप देखिए कि आपके पास आपको बोल रहे हैं वॉल्यूम की रेशो निकाल दो। तो वॉल्यूम क्या है भाई, एटम भी आपका एक सफियर है, न्यूक्लियस भी आपका एक सफियर है, तो सफियर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। पर जब आप रेशो लेंगे तो 4/3 पाई तो कैंसिल ही हो जाएगा दोनों में, क्योंकि वो कॉमन है। तो इसीलिए जब आप वॉल्यूम की भी रेशो लेंगे एटम की अपॉन न्यूक्लियस की पूछी है ना, तो उसमें 4/3 पाई एटॉमिक रेडियस का क्यूब अपॉन 4/3 पाई न्यूक्लियर रेडियस का क्यूब, तो ये तो कैंसिल ही हो गया। ठीक है, तो यहां से आप देख लीजिए क्या आ गया, 10⁻⁻30 अपॉन 10⁻⁻45। तो ये आपका ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, जब ये आपका ऊपर जाएगा तो ये आपका 15 रह जाएगा। तो 10⁻15 के ऑर्डर का आपका वॉल्यूम का रेशो रहेगा। देखिए कितने आसान क्वेश्चन है, मैं बोल रही हूं इस पेपर के क्वेश्चन थोड़े आसान है। ठीक है, आपको लगेंगे कि भाई बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे ही आने चाहिए हमें। ठीक है, चलिए कह रहा था हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस 10 ईयर्स। हाफ लाइफ का मतलब समझते हैं ना, कोई भी रेडियो एक्टिव सैंपल है, देखिए पहली बात तो वो पूरी तरह से कभी भी डीके नहीं होता है। हाफ लाइफ वो टाइम है जब 50% सैंपल डीके हो चुका है। ठीक है, 50% सैंपल जो है आपका डीके हो चुका है और 50% सैंपल आपका रिमेनिंग है। कह रहा है इनिशियल मास जो है वो 1 ग्राम है, बता दो रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स कितना होगा। तो 20 ईयर्स में कितनी हाफ लाइफ हो गई, अगर 10 साल आपकी एक हाफ लाइफ है तो 20 ईयर्स यानी कि 2 हाफ लाइफ हो गई। तो इसको निकालने का जो है आपके पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिमेनिंग आफ्टर n हाफ लाइफ। n मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, वो होता है आपका n0 टाइम्स 1/2 की पावर n।
जहां पे स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। तो आपको बस ये देखना है कि यहाँ पे 2 हाफ लाइफ्स आपकी हुई हैं, ठीक है। कितनी हाफ लाइफ्स खत्म हुई हैं, 2 हाफ लाइफ्स खत्म हुई हैं 20 साल में। तो आप स्मॉल n की जगह पे क्या डाल देंगे, 2 डाल देंगे। और यहाँ पे आपको n0 की जगह पे मास दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे मास डाल दीजिए 1/2 2। तो 1/4 सैंपल आपका क्या हो गया, रिमेनिंग है। रिमेनिंग अमाउंट ही उसने पूछी है, ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट ही उसने पूछी है। तो ये सैंपल उतना है जो बच गया है, बाकी का डीके हो चुका है, ठीक है। तो 1/4 यानी 0.25 ग्राम आपका बचा है। और वैसे भी लॉजिकल है बहुत ज्यादा, आप चाहे तो बिना फॉर्मूले के भी इस क्वेश्चन को ऐसे ही कर सकते थे। देखिए हाफ लाइफ में कितना हो जाएगा, 10 साल में कितना हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा 0.5। अब बचा 0.5, ठीक है। अब 0.5 बचा तो अगले 10 साल में उसका भी हाफ हो जाएगा, यानी 0.25 जो है वो आपका और निकल गया। तो इन टोटल 0.25 प्लस 0.5 यानी 0.75 सैंपल डीके हो चुका है। तो पीछे कितना बचा, 0.25, ठीक है। वैसे आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, ये आपके काम आएगा आगे क्वेश्चंस में भी, ठीक है जी। चलिए, तो ये आपका रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन लॉ होता है, इसको भी ध्यान में रखना है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपका बन जाता है, ठीक है। तो इस लॉ से गवर्न होता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिमेनिंग एट एनी पर्टिकुलर मोमेंट जो आपके होते हैं वो डिपेंड करते हैं इनिशियल सैंपल में कितने पार्टिकल्स थे, E माइनस लैम्डा टी। यहाँ पे ये लैम्डा क्या है, डी के कॉन्स्टेंट है, ये मटीरियल टू मटीरियल उसकी रेडियो एक्टिविटी पे इसकी वैल्यू जो है वो आपकी डिपेंड करती है। इसका यूनिट जो है वो टाइम का इनवर्स होता है, सेकंड इनवर्स, डेज इनवर्स, ईयर्स इनवर्स, कुछ भी दिया हो सकता है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल डीके है, पर इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये ग्राफ कभी भी खत्म नहीं होगा, जीरो पे नहीं पहुंचेगा, ठीक है। कभी भी ऐसे देखिए, अगर ऐसा होता तो यूनिवर्स में से मटेरियल्स खत्म हो जाते, पर यूनिवर्स में से मटेरियल्स कभी भी खत्म नहीं होते हैं। इसीलिए कभी भी कोई भी रेडियो एक्टिव सैंपल पूरे तरीके से डीके करके जीरो पे नहीं आएगा, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता जाएगा, अप्रोचिंग टू जीरो हो जाएगा एट इनफाइनाइट टाइम, पर जीरो, एग्जैक्टली जीरो ये कभी नहीं होगा। यहां से एक और प्रूफ है कि भाई ये दुनिया शायद कभी नहीं खत्म होगी, ठीक है। ये बात है ना भाई, जो बोलते हैं कि दुनिया खत्म हो, पर जो रेडियो एक्टिविटी है वो ये बोलती है कि दुनिया शायद कभी नहीं खत्म होगी, क्योंकि अगर मटेरियल नहीं खत्म होंगे तो दुनिया नहीं खत्म होगी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। भाई 2 मिनट देंगे, मैं पानी पी। चलिए, कह रहा है एक स्ट्रेट वायर है, वो करंट कैरी करती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ईस्ट ऑफ द वायर विल बी। तो ये बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, बहुत आसान प्रश्न है। एक वायर है, ठीक है, सबसे पहले इसके थ्रू करंट जो है या तो ऊपर से नीचे जाएगा या फिर नीचे से ऊपर जाएगा, या मतलब या तो साउथ टू नॉर्थ जाएगा या नॉर्थ टू साउथ जाएगा। तो प्रश्न में आपको दिया है नॉर्थ टू साउथ, तो हम इस केस की बात कर लेंगे, फिर ये बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो ये करंट जो है वो आपका वायर में नीचे की तरफ को फ्लो हो रहा है, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ जो है वो करंट आपका जा रहा है ऐसे। तो इसमें आप क्या, सबसे पहले तो अगर आपको, आप जानते हैं कोई भी करंट कैरिंग वायर है वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। यही आपका हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट था, जहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की शुरुआत हुई। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो आपकी होती है B इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I अपॉन 2R, ठीक है, ये वैल्यू आपकी रहती है। तो यहां पे I देखिए आपका क्या है, I इज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। तो कहने का मतलब है अगर आप करंट की वैल्यू को बढ़ाएंगे, अगर आप करंट की वैल्यू को जो है आप इंक्रीज करेंगे, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी आपका बढ़ेगा। और अगर आप R को इंक्रीज करेंगे, यानी कि अगर मान लीजिए कोई एक पॉइंट यहां है और एक पॉइंट यहां है, तो इस वायर से इस पॉइंट की दूरी ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। जितना आप वायर से दूर जाते जाएंगे उतना उतना मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो भी आपका डिक्रीज होता रहेगा, ठीक है। B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2πr होता है भाई, ठीक है, यहाँ पे ये आपका फॉर्मूला रहता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए म्यू नॉट अपॉन 2π तो आपका कांस्टेंट है, ठीक है। म्यू नॉट की वैल्यू जो है वो आपकी होती है 4π इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। इसको हम परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। तो अगर आपसे मैग्नीट्यूड पूछ ले तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे,
अब आपसे इस क्वेश्चन में बात हो रही है डायरेक्शन की, तो अब समझिए कह रहा है कि ईस्ट ऑफ द वायर, तो ये अगर वायर है तो ये जो हुआ इसका वेस्ट साइड हुई, ये इसकी ईस्ट साइड हुई। तो कह रहा है इस ईस्ट साइड पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी दिखेगी। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं राइट हैंड थंब रूल का, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल का। तो इसमें आपको कुछ नहीं चाहिए, इसमें आपको अपना अंगूठा चाहिए और राइट हैंड चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपका जो अंगूठा है वो पॉइंट करता है टुवर्ड्स द करंट, और जहां को आपकी फिंगर्स कर्ल हो रही हैं घड़ी की दिशा में या घड़ी की उल्टी दिशा में, वो डायरेक्शन रहती है मैग्नेटिक फील्ड की। तो देखिए अगर करंट जो है आपका नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है तो आप अपना राइट हैंड उठाइए, भाई सारे जने अभी उठाइए, राइट हैंड उठाइए, नीचे की तरफ को अंगूठा, यानी करंट आपका नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, और फिंगर देखिए आपकी कैसे कर्ल हो रही हैं, घड़ी की दिशा में कर्ल हो रही हैं, क्लॉकवाइज कर्ल हो रही हैं। तो कहने का मतलब है कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा ये क्लॉकवाइज होगा। पर आप बोलोगे मैम क्लॉकवाइज तो हमारे पास ऑप्शन में ही नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए इमेजिन करिए, अगर मैं इस वायर को सामने से खड़े होकर देख रही हूं, अगर मैं इस वायर को इस तरीके से देख रही हूं तो मेरे को क्या लगेगा, जब कोई करंट जो है वो आपका क्लॉकवाइज जो है वो आपका फ्लो हो रहा है, तो मेरे को क्या लगेगा कि यहां से जो है करंट बाहर आ रहा है, यहां को करंट अंदर जा रहा है बोर्ड के, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। यहां से वेस्ट से करंट बाहर आ रहा है, यहां पे ईस्ट साइड में करंट जो है वो आपका कहां को जा रहा है, अंदर को जा रहा है। ऐसे ही लगेगा ना मेरे को देखने में। तो यहां पे आप देखिए ईस्ट दिशा में आपको क्या दिखेगा, सॉरी यार मैंने वेस्ट ईस्ट गलत लिख दिया, सॉरी, है ना वेस्ट इधर आएगा, ईस्ट इधर आएगा, पता नहीं क्या हो गया आज, ठीक है। तो यहां पे देखिए भाई, सॉरी यार जज मत करना, ठीक है, जल्दी जल्दी में मैंने लिख दिया। यहां पे देखिए आप ईस्ट जो है, अब ये आपकी ईस्ट साइड है, ये आपकी वेस्ट साइड है, ठीक है। अब जब मैं इसको सामने से देख रही हूं तो मेरे को क्या लग रहा है कि ईस्ट से करंट बोर्ड से बाहर, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड से बाहर आ रही है, वेस्ट में जो है मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर जा रही है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहां पे ईस्ट में आपको क्या दिखेगा कि करंट जो है वो आपका कहां को है, करंट आपका कहां को है, करंट जो है वो आपका अपवर्ड है, ठीक है, अपवर्ड है, वर्टिकली अपवर्ड है। और यहां पे आपको क्या लगेगा कि करंट आपका वर्टिकली डाउनवर्ड है। आप चाहे तो सामने से देखिए, ना चाहे तो आप ऊपर से देखिए इस वायर को। आप इमेजिन करिए आप इस वायर को ऊपर से देख रहे हैं, तो जब कंसेंट्रिक सर्कल है जो क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो आपको क्या लगेगा, आपको ये लगेगा ना कि जो ईस्ट साइड पे है करंट बाहर जा रहा है, वेस्ट साइड से करंट अंदर आ रहा है, यानी कि वर्टिकली अपवर्ड बाहर की तरफ, और ये वर्टिकली डाउनवर्ड यानी कि नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। उल्टा हो जाएगा कब, जब आपका करंट उल्टा फ्लो कर रहा है। जैसे मान लीजिए अब करंट जो है वो आपका इस तरीके से फ्लो कर रहा है, ठीक है, और ये आपका वेस्ट साइड हो गई, ये आपकी ईस्ट साइड हो गई, ठीक है। अब यहां पे देखिए करंट आपका ऊपर जा रहा है, तो फिंगर्स, राइट हैंड लेंगे, फिंगर्स ऊपर की तरफ, तो अब करंट की दिशा देखिए घड़ी की उल्टी दिशा है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा घड़ी की उल्टी दिशा है। तो यहां पे देखिए आपको क्या लगेगा, यहां पे आपको क्या लग रहा है, वेस्ट में करंट बाहर आ रहा है, ईस्ट में करंट अंदर जा रहा है। तो इसकी ईस्ट साइड में अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको लगेगा करंट वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है, और वेस्ट से करंट बाहर आ रहा है, वर्टिकली अपवर्ड आ रहा है, ठीक है जी। तो वही बात जो है इसमें आपकी लागू होती है, ठीक है जी। तो ये आपकी रही चीज, मेरे को आई होप आपको समझ में आ गया हो। भाई ईस्ट वेस्ट के लिए थोड़ी सी माफी चाहूंगी, ठीक है। चलिए, बोल रहा है कंसिडर अ कंडक्टर ऑफ मेटल विद नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, कह रहा था पैरामीटर दैट इज कांस्टेंट। तुम्हें मैंने बताया था करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में से, अनलेस एंड अनटिल ग्रुपिंग के ऊपर क्वेश्चन आए, रेजिस्टेंट, कैपेसिटर, सेल्स, तो 3-4 फॉर्मूले हैं जिनसे आपका चैप्टर सॉल्व हो जाता है पूरे का पूरा। वो मैंने तुम्हें बताए थे कि अगर आपको करंट लिखना हो तो वो आपका NEAVD होता है। यहां पे N क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस, E क्या है, चार्ज है, जो भी कैरियर है, इलेक्ट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है, कुछ भी है, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वीडी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो यहां से आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाती है I इज इक्वल टू NE अपॉन ए। एक तो तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। एक मैंने तुम्हें बोला था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और फॉर्मूला होता है -EE अपॉन M इंटू टाउ, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने तुम्हें बोला था, एक याद रखना, ये भी जरूरी है। एक मैंने तुम्हें बोला था कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला याद रख लो या कंडक्टिविटी का फॉर्मूला याद रख लो, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। एक फॉर्मूला याद होगा तो दूसरा निकालने के लिए आप उसका उल्टा कर देंगे, 1 अपॉन कर देंगे।
तो रेजिस्टिविटी जो होती है, ठीक है, रो जो होता है वो आपका होता है m/n/e² टाउ। ठीक है, यहां से अगर आपको कंडक्टिविटी निकालनी है तो आप इसी को उल्टा कर देंगे, ne² टाउ अपॉन m। m क्या है? मास ऑफ चार्ज कैरियर, कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, होल हो सकता है। ठीक है, अब देखना ये सवाल तुम्हारा इसी के इन्हीं फॉर्मूलों के ऊपर से निकल जाएगा। कह रहे हैं कि आपका जो वायर है उसका नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, मतलब कि उसका जो एरिया है भाई वो चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है। तो कह रहा है कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट है, कौन सा पैरामीटर चेंज नहीं होगा। तो यहां से आप देखिए, अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो चेंज होगी, एरिया चेंज होगा, एरिया कम होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी, साफ साफ हमें दिख रहा है। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट स्पीड एक ही बात है, बस वेलोसिटी में डायरेक्शन होगी, आप दिशा बताएंगे, इसमें आप दिशा नहीं बताएंगे। मैग्नीट्यूड की बात करें तो एरिया चेंज करने से ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों चेंज होगी। अगर मैं बात करूं करंट डेंसिटी की, तो करंट डेंसिटी क्या होती है, इसको आप जे से डिनोट करते हैं, ये आपका होता है करंट अपॉन एरिया। करंट अपॉन एरिया, तो सीधी सी बात है, एरिया चेंज होगा तो करंट डेंसिटी भी चेंज होगी। सिर्फ एक कौन सा फैक्टर है जो एरिया पे डिपेंड इंप्लिसिटली नहीं कर रहा है, वो है आपका करंट। तो करंट जो है वो आपका पैरामीटर वो है जो फिक्स्ड है, बाकी सब जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करने से चेंज होंगे, क्योंकि करंट इज सिंपली फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये एक फ्लक्स है, ये आपकी फिक्स्ड रहेगी, चाहे आप एरिया को भी चेंज कर दे। ठीक है जी, तो देखो इन्हीं फॉर्मूले के बेस पे तुम्हारा आंसर निकल गया। तुम्हें अगर कुछ भी नहीं मालूम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, फिर भी तुम्हारा ये क्वेश्चन कहीं नहीं गया था। चलिए देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज बिहेव लाइक। कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज, कितनी बार मैंने आपको ये बात बता दी होगी कि भाई जो कैपेसिटर सीरीज में लगे होते हैं वो बिहेव करते हैं रेजिस्टर्स इन पैरेलल की तरह, और जो कैपेसिटर पैरेलल में लगे होते हैं वो बिहेव करते हैं रेजिस्टर्स इन सीरीज की तरह, उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये यहां पे देखिए, यहां पे आपके सारे कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं, तो नेट कैपेसिटेंस आप देखिए, जैसे आप रेजिस्टर की पैरेलल में निकालते हैं 1/r करके, उसी तरीके से यहां पे आप नेट कैपेसिटेंस निकालते हैं सीरीज में। ठीक है, और यहां देखिए जहां कैपेसिटर आपके पैरेलल में लगे हुए हैं वहां पे नेट कैपेसिटेंस इज सिंपली द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द कैपेसिटर्स। तो जो आप सीरीज में करते हैं वहां रेजिस्टर्स के लिए, यहां पे आप पैरेलल में करते हैं कैपेसिटर्स के लिए। जो आप वहां पे रेजिस्टर्स इन पैरेलल के लिए करते हैं वो आप यहां पे करते हैं कैपेसिटर्स इन सीरीज के लिए, तो उल्टा हो जाता है। ठीक है, और देखिए इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, थोड़ी सी और सुन लो भाई जनरल नॉलेज। जब सीरीज में कनेक्टेड होते हैं रेजिस्टर्स तो चार्ज सेम रहता है। ठीक है, चार्ज अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर्स इज सेम, डिफरेंट क्या होता है, V इज डिफरेंट। ठीक है, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका डिफरेंट रहेगा। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अमाउंट ऑफ जो आपका चार्ज है वो तो वही रहेगा, पर पोटेंशियल डिफरेंस आपका कम होता जाएगा। अगर मैं कैपेसिटर इन पैरेलल की बात करूं तो यहां पे जो है वोल्टेज सेम रहती है। ठीक है, वोल्टेज आपकी अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स इज सेम। ठीक है, सबके अक्रॉस सेम होगी। क्या डिफरेंट होगा, Q, चार्ज स्टोर जो है वो इसमें आपका डिफरेंट रहेगा। तो ये फैक्ट्स को भी साथ साथ में याद रखेंगे, काम के है। ठीक है जी, तो यहां पे आपका सही जवाब क्या होगा, कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज बिहेव लाइक रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, उल्टा हो गया। ठीक है जी, उल्टा ये आपका हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ इसमें ज्यादा दिमाग आपने लगाना नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही है, कह रहा है द रेजिस्टिविटी ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर इज रो। ठीक है, ये रो है। ठीक है, इफ द वायर इज डबल्ड इन लेंथ एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज रिड्यूस्ड बाय हाफ, कह रहा है नई रेजिस्टिविटी बता दो क्या होगी। तो अब यहां पे एक चीज है, वो आपसे रेजिस्टिविटी पूछ रहा है, रेजिस्टेंस नहीं पूछ रहा। आधों ने तो ये फॉर्मूला लगाना शुरू कर दिया होगा, आधे तो शुरू हो गए होंगे भाई, शुरू हो चुके होंगे। ठीक है, यहां पे नई वैल्यूज भी रख दी होंगी, लेंथ को 2L लिख दिया होगा, एरिया को क्या कर दिया होगा, A/2 कर दिया होगा, और बोलेंगे मैम न्यू रेजिस्टेंस इज 4 टाइम्स द ओल्ड रेजिस्टेंस। भाई पढ़ो, सवाल कह रहा है रेजिस्टिविटी में क्या चेंज आएगा।
तो रेजिस्टिविटी जो ये है कांस्टेंट है। अब आप बोलोगे मैम रेजिस्टिविटी हो गई RA/L, तो यहां पे अगर मटेरियल चेंज नहीं हो रहा, एरिया को हम कर देंगे हाफ और इसको हम कर देंगे डबल, तो 1/4 हो जाएगी रेजिस्टिविटी। अरे नहीं भाई, रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, वो मटेरियल की डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायमेंशन। एरिया और लेंथ चेंज करने से रेजिस्टिविटी में कोई फर्क नहीं आएगा। हाँ, अगर आप मटेरियल चेंज कर दे या टेम्परेचर चेंज कर दे तो रेजिस्टिविटी में डिफरेंस जो है वो आपका आएगा। और वैसे भी मैंने आपको अभी बताया है कि रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है M/NE² टाउ। तो आप देखिए कहीं से भी ये आपका एरिया या लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी, सेम एज द ओल्ड वैल्यू। ठीक है, आप दोनों ने तो ये डी ऑप्शन मार्क कर दिया होगा, रेजिस्टिविटी पढ़ा ही नहीं होगा, रेजिस्टेंस के लिए रिलेशन निकाल दिया होगा। भाई चीजों को ध्यान से आपको देखना है, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती हैं या टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती हैं। डायमेंशंस, वायर को मोड़ो तोड़ो, एरिया डबल करो, लेंथ हाफ करो, जो मर्जी कर लो भाई, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी जब तक आप मटेरियल नहीं बदल रहे हैं वो नहीं चेंज होगी। हाँ, रेजिस्टेंस जरूर चेंज होगी डायमेंशंस चेंज करने पे। तो इस क्वेश्चन में आपसे रेजिस्टिविटी पूछी थी, तो चीजों का जो है आपको ध्यान रखना है। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन बीम विद क्रॉस सेक्शन एरिया 1 mm² हैज 6 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स, जिसके लिए आपको चार्ज दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना होता है, वैसे देना नहीं चाहिए, आपको पता होना चाहिए। पासिंग पर सेकंड परपेंडिकुलर टू एनी सेक्शन, कह रहा था करंट डेंसिटी निकाल दो। तो यार अभी मैंने तुम्हें बताया कि जो करंट डेंसिटी J होती है वो होती है करंट अपॉन एरिया। ठीक है, जो करंट डेंसिटी J होती है वो होती है करंट अपॉन एरिया। करंट क्या होता है? करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, और चार्ज को आप कैसे लिख सकते हैं? आप जानते हैं चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ये हो जाएगा नंबर ऑफ कितने भी पार्टिकल्स हैं इंटू 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज टाइम अपॉन टाइम इंटू एरिया। तो ये सब वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, यहां पे देखिए आपको एरिया भी दे दिया, mm² में दिया है, ध्यान रखेंगे, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे पहले। उसके बाद देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी दे दिए आपको, एक चार्ज, एक E की वैल्यू भी आपको दे दी, जबकि ये अगर नहीं भी दी होती तो हमें पता होती। और साथ में टाइम भी दे दिया, कह रहा है पासिंग पर सेकेंड, टाइम भी आपको दे दिया उसने 1 सेकेंड। करंट डेंसिटी निकालने के लिए बोल रहा है, तो यार बहुत आसान है, डाल दो वैल्यूज। n की जगह पे आ गया 6 × 10⁻16 इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की जगह पे आ गया 1.6 × 10⁻−19 अपॉन टाइम की जगह पे 1 सेकेंड, एरिया 1 mm² है, तो मीटर स्क्वायर में हो गया 10⁻6, 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻6। ठीक है, तो यार इसको सॉल्व कर दो, ये कितना आ गया? ये तो हो गया आपका 9.6 इंटू, बस 10 की पावर देखनी है तो बहुत आसान कैलकुलेशन है, -3 ऊपर गया, ये आपका प्लस, तो 3। ये आपका आंसर आ गया किसमें? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर में। वही आपको उसने पूछा हुआ था, 9.6 × 10⁻3। ठीक है जी, देख लेना, मैंने आई थिंक पावर सही लगाई है, हाँ सही है भाई। ठीक है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट बैठता है। तो देख लीजिए कितना आसान प्रश्न था, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं था। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, कह रहा क्लोजली वाउंड सोलिनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग्स ऑफ 400 टर्न्स ईच। द डायामीटर ऑफ द सोलिनॉइड इज 1.8 सेंटीमीटर, डायामीटर भी दे दिया आपको। कह रहा था करंट कैरिड इज 8 एम्पियर, करंट भी दे दिया। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड नियर द सेंटर इज। तो यहां पे आप देखिए कल की क्लास में सोलिनॉइड और टोरॉइड मैंने डिस्कस करे थे। सोलिनॉइड आपका क्या होता है? एक कोर होती है, जनरली ये आपका एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रहता है जैसे आयरन वगैरह, उसके ऊपर एक कंडक्टिंग वायर जो है उसको वाउंड जो है वो कर दिया जाता है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि इसके सेंटर में कोई भी पॉइंट अगर इसके सेंटर में है तो वहां से जो इसको फॉर्मूला होता है निकालने का वो आपका मैग्नेटिक फील्ड का होता है μ0 टाइम्स N इंटू आई। यहां पे जो ये N है ये आपका क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अब इसमें गलती पता है क्या करेंगे बच्चे? ठीक है, देखो
नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आपको दी है, ठीक है। आप बोलोगे मैम नंबर ऑफ टर्न्स है 400, ठीक है, लेंथ है 80 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में कर लेंगे तो ये आपका 0.8 मीटर आ गया। 400 बटे 0.8 करके n की वैल्यू डाल देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है 5 लेयर्स वाइंडिंग की हैं उसके ऊपर। कहने का मतलब आपने एक लेयर ऐसे चढ़ाई, इसके ऊपर फिर से 400 टर्न की एक और लेयर चढ़ाई, ठीक है, उसके ऊपर फिर से चढ़ाई, फिर से चढ़ाई, पागल हो गए बस चढ़ाते चढ़ाते, फिर से चढ़ाई, 400 टर्न ईच। तो अब देखिए नंबर ऑफ ये n की वैल्यू में आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फॉर वन वाइंडिंग, एक चक्कर के लिए आपने n की वैल्यू निकाल ली कितनी? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो नंबर ऑफ टर्न्स है 400 अपॉन लेंथ हो गई आपकी 0.8, ये आई है फॉर वन सिंगल वाइंडिंग, ये एक सिंगल वाइंडिंग के लिए आई है n की वैल्यू। क्योंकि 5 वाइंडिंग्स हैं तो आप इसको वैल्यू को जो है ये n1 था, n5 फॉर 5 वाइंडिंग्स, तो आप इस वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, जो भी वैल्यू ये निकल के आपकी आएगी। तो देख लो कितनी आ गई, ये हो गया 4000, 8 5 500, तो ये हो गया 2500। तो n की वैल्यू तुम्हारी कितनी निकल के आई है? 2500 निकल के आई है, ठीक है। तो यहां पे आप कितनी निकालते? अगर आप यहां पे करते तो आप सिर्फ 500 निकालते, पर आपको उस वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपने 5 बार 5 लेयर्स चढ़ाई, समझ गए, ठीक है। तो यहां पे देखिए भाई, जो आप n की वैल्यू लेंगे वो 2500 लेंगे, ठीक है। तो स्मॉल n जो है हमारा 2500 आ गया। कैसे निकाला मैंने तुम्हें करा दिया, ठीक है। फॉर्मूला है b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अब डाल दो वैल्यूज, अब कोई चक्कर नहीं है। तो 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर -7 होती है। म्यू नॉट n की वैल्यू 2500 है, करंट की वैल्यू आपकी कितनी है? 8 एम्पियर है। तो इसको आप सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर जो है वो आपका निकल आएगा। पाई की वैल्यू आप डाल देंगे 3.14, ठीक है। यहां से देखो आसान है कैलकुलेशन, 3.14 इंटू 10 रेज टू पावर -7 इंटू 2500 इंटू 8, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे पास कितना? ये हो गया 2500, ये हो गया 10,000, है ना। इसको जब तुमने करा तो ये हो गया 100 के पीछे 2 0, बिल्कुल सही। इसको कर लेना भाई, 3.14 इंटू 8 करोगे कितना आ जाएगा? करो भाई साथ साथ में, फटाफट सारे जने इसको साथ साथ में करेंगे, मैं भी कर रही हूं, ठीक है। मैं थोड़ी चीटिंग कर रही हूं क्योंकि मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रही हूं, तुम नहीं करेंगे। इंटू 3.14 हो गया, तो ये आपका जो है सॉल्व करके आ गया 2512 इंटू 10 रेज टू पावर 2 इंटू यहां पे आपके पास जो है, यहां पे आपके पास बचता है 10 रेज टू पावर -7 भी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2512 इंटू 10 रेज टू पावर -5, यहां पे अगर आप इसको प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन में लगाएंगे तो अगर नंबर आपका जो है 3 से घटेगा तो यहां पे पावर आपकी 3 से बढ़ जाएगी। तो ये आ गया भाई 2.512 इंटू 10 रेज टू पावर -2 टेस्ला। तो डी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो गया। तो देखिए यहां पे आपको ये वर्ड, इसका बड़ा ध्यान रखना था, यहां पे था असली कैच इस क्वेश्चन का। नहीं तो भाई क्वेश्चन जो है ये आपका आम जिंदगी, ठीक है, आम जिंदगी में से तो ऐसे निकल ही जाता, पर क्वेश्चन पूछा उसने मेंटोस जिंदगी वाला, ठीक है। तो मेंटोस जिंदगी में थोड़ा ध्यान रखना होता है। चलिए चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पीएन जंक्शन का आ गया। अनबायस्ड पीएन जंक्शन। अनबायस्ड पीएन जंक्शन कैसा होगा? जिसमें आपका डिफ्यूजन करंट इज बैलेंस्ड बाय ड्रिफ्ट करंट। कल की क्लास में मैंने आपको समझाया था डिफ्यूजन करंट तब होता है क्योंकि देखिए पी साइड पे होल ज्यादा है, एन साइड पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन दोनों की मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से डिप्लीशन लेयर बन जाती है, ठीक है। तो पी साइड पे नेगेटिव, एन साइड पे पॉजिटिव जमा हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखिए क्या होता है, होल्स और एक होता है ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट क्यों होगा? क्योंकि डिप्लीशन लेयर बन गई, जो पॉजिटिव है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा और जो आपका नेगेटिव साइड है डिप्लीशन लेयर की वो अपनी तरफ होल्स को खींचेगी, उसकी वजह से एक ड्रिफ्ट करंट भी आता है। मैंने आपको बताया जब आप बाहर से कोई बैटरी नहीं लगा रहे हैं, यानी अनबायस्ड पीएन जंक्शन है,
ना फॉरवर्ड बायसिंग करी ना रिवर्स बायसिंग करी, उस स्टेट में जो आपका ड्रिफ्ट करंट होता है वो बैलेंस हो जाता है डिफ्यूजन करंट से। पर हाँ, अगर आप फॉरवर्ड बायसिंग कर दें या रिवर्स बायसिंग कर दें तो उसमें चेंज हो जाता है। फॉरवर्ड बायसिंग में जो करंट आता है वो आपका ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आता है, और रिवर्स बायसिंग में जो करंट आता है वो आपका ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आता है, जिसको आप सैचुरेशन करंट भी बोलते हैं। तो वो चीजें मैंने आपको कल बता दी थी। यहां पे वो सिंपल आपसे ये पूछ रहा है, कह रहा है एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन हैज होल्स डिफ्यूजिंग फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन। तो बता दो भाई डिफ्यूजन क्यों होती है। आप सब जानते हैं, बच्चा बच्चा ये बात जानता है कि डिफ्यूजन किसी भी चीज की तब होती है जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, यानी कि हाई कंसंट्रेशन है किसी एक जगह पे, दूसरी जगह पे लो कंसंट्रेशन है तो मूवमेंट होगी। तो इसी वजह से आपके जो है होल्स पी साइड से एन साइड जाते हैं, क्योंकि होल की कंसंट्रेशन पी रीजन में ज्यादा है एज कंपेयर टू एन रीजन। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें देखने वाला नहीं था। ठीक है, आंख बंद करके आप इसका जवाब जो है वो आप लगा सकते हैं। चलिए भाई, कह रहा है कंसिडर गामा रेज, एक्स रेज एंड यूवी रेज ट्रैवलिंग इन अ वैक्यूम, ऑल ऑफ दीज आर ट्रैवलिंग विद। तो गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है। मैंने आपको बताया जब तक मीडियम ना चेंज हो, मीडियम ना चेंज हो तब तक जो आपकी स्पीड है वो नहीं बदलती है। ठीक है, यानी कि इन सब की स्पीड आपकी c के बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही रहेगी, क्योंकि बात वैक्यूम की ही हो रही है, या कह लीजिए एयर की ही हो रही है, मीडियम नहीं बदल रहा है। इट मीन्स तीनों की तीनों सेम स्पीड से जो है वो आपकी मूव कर रही है। तो यहां पे ये दोनों ऑप्शन तो गए। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन तो आपके गए, सेम स्पीड वाले दो ऑप्शन हमारे पास बचे। अब देखिए क्या इनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी या फिर वेवलेंथ सेम होगी। तो मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी डिपेंड करती है ऑन द सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, कौन सी सोर्स से आपकी ईएम वेव आ रही है, सिर्फ उस पर डिपेंड करती है। तो फ्रीक्वेंसी भी आपकी क्या रहती है, सेम रहती है। चेंज क्या होता है, वेवलेंथ चेंज होती है। ठीक है जी, तो सेम स्पीड बट डिफरेंट वेवलेंथ्स, ये चीज हमने जो है वो आपकी करी थी। ठीक है, अगर मीडियम चेंज होता है, अगर मीडियम चेंज होता है तो आप जानते हैं फिर वेवलेंथ भी चेंज होती है, स्पीड भी चेंज होती है, पर तब भी सेम क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी रहती है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, वो सिर्फ और सिर्फ सोर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज करने से चेंज होती है। ठीक है जी, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। बोर्ड आई होप सबको क्लियर है। ठीक है, चल कह रहा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सरफेस ऑफ एरिया ए 8 J कैप मीटर स्क्वायर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E इज इक्वल टू 2I प्लस 3J माइनस 4K वोल्ट पर मीटर इज। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आप सब जानते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है, एरिया, कितने एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल पा रही हैं पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो आपका आप देते हैं बाय द फॉर्मूला E डॉट ए। ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कई बार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देके पूछ लेता है, तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाएगा, बस E की जगह पे B आ जाएगा, तो वहां पे B डॉट ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या है, E डॉट ए है। E दे रखा है, A दे रखा है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो यार, कोई मुश्किल नहीं है। 2I प्लस 3J माइनस 4K डॉट, इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ J कैप वेक्टर है, बाकी दोनों वेक्टर्स आपके I और K के कॉम्पोनेंट 0 हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर आपका आई कैप 0 हो गया, यहाँ पे आपका आ जाएगा 8 × 3 यानी कि 24 जे कैप तो मतलब देखिए ना, ये आपका आई कैप तो नहीं लगेगा, आई डॉट आई 1 हो जाता ना। ठीक है, और यहाँ पे भी आपका 0 आ गया, तो यहाँ पे आपके पास 24 जो है ये आपका आंसर हो गया, 24 वोल्ट मीटर। ठीक है, 24 वोल्ट इंटू मीटर जो है ये आपका आंसर यहाँ पे निकल आया। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, दिमाग में रखेंगे, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए अगर वो आपको एंगल दे देता दोनों के बीच में मैग्नीट्यूड देके, तो आप डॉट प्रोडक्ट को एक्सपैंड कर देंगे E A cos थीटा, तो वहां पे आप थीटा की वैल्यू डाल देंगे। चल, ये तो आसान से क्वेश्चन है भाई। देखो ये क्वेश्चन भी पहले हम कर चुके हैं। कह रहा है हाइड्रोजन एटम में ट्रांजिशन जारी है, n = 3 to n = 2 ऑर्बिट पे। कह रहा है वेवलेंथ बता दो एमिटेड रेडिएशन की किस रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में लाई करेगी। तो हमने सीरीज करी थी, हाइड्रोजन में अलग अलग होती हैं, लाइमन, बामर, पास्चर, ब्रैकेट, पी फंड, हमफ्री। तो
तो डिपेंड करेगा ग्राउंड स्टेट क्या है। लाइमन में ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1 है, बामर में n इज इक्वल टू 2 है, पास्चन में n इज इक्वल टू 3 है। तो यहां देखिए कौन सी सीरीज की बात हो रही है, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट है n इज इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू 2 कॉरेस्पॉन्ड्स टू बामर सीरीज, यानी ये जो आपकी वेवलेंथ है ये आपकी बामर सीरीज के अंडर आएगी। और बामर सीरीज की जो वेवलेंथ की रेंज होती है, ये मैंने आपको बताया था, लाई करती है विजिबल रीजन में। ठीक है जी, विजिबल रीजन में ये आपकी लाई करती है। तो बाकी की भी आपको जो है वो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बार्मर सीरीज अकेला है जो विजिबल में लाई करता है, बाकी की जो लाइमन है ये आपकी अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करेगी, पास्चन ब्रैकेट पी फंड जो है ये सारी की सारी आपकी इंफ्रारेड रीजन में लाई करती हैं। क्लियर? ठीक है, इसको दिमाग में रखेंगे। आपको हो सकता है बामर की जगह पे कोई और सीरीज पूछ ले, तो वो कौन कौन से रीजन में लाई कर रही हैं इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए, कह रहा है फॉर 100 ओम रेजिस्टर कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर अ फुल साइकिल इज। तो यार बहुत आसान क्वेश्चन है, एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट आपको दिया हुआ है, इसमें एक रेजिस्टेंस लगी है और साथ में आपका एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। बोल रहा है पावर बता दो कितनी कंज्यूम होगी। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है उसका जो पावर फैक्टर होता है वो cos फाई होता है, यानी cos 0 होता है, जो कि आपका 1 है। इट मींस इसमें पावर डिसिपेशन होती है, जिसका फॉर्मूला बच्चा बच्चा जानता है। जो पावर कंज्यूम होती है वो या तो V इंटू आई होगी, या फिर V स्क्वायर अपॉन आर होगी, या फिर I स्क्वायर इंटू आर होगी, डिपेंडिंग अपॉन आपको फॉर्मूले में क्या क्या दिया है। तो यहां देखिए आपको वोल्टेज दी हुई है और आपको रेजिस्टेंस दी हुई है, तो भाई आप बिंदास ये वाला फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, तो यहां पे देखिए V स्क्वायर हो गया 220 का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस हो गया 100। तो इसको सॉल्व कर लेना, 22 आ गया भाई, ये आपका 484 आ जाएगा, बिल्कुल 484 वॉट। तो इतनी पावर आपकी कंज्यूम हुई। अगर प्योर कैपेसिटिव या प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए पूछ लेता तो वहां पे पावर फैक्टर 0 आता है, उस केस में नो पावर इज लॉस्ट। प्योर रेजिस्टिव या प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए पावर लॉस्ट इज 0। ठीक है, यहां पे प्योर कैपेसिटिव या प्योर इंडक्टिव के लिए, ठीक है शायद मैंने गलत बोला, प्योर रेजिस्टिव के लिए पावर लॉस्ट आप इन फॉर्मूलों की मदद से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आ जाओ भाई। कह रहा है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस emits 3 alpha particles and 2 positrons. The resultant nucleus for the resultant nucleus the ratio of neutrons to protons is। ठीक है, इनिशियल कह रहा है एटॉमिक नंबर Z कंसिडर कर लो, एटॉमिक मास A कंसिडर कर लो। तो अब देखिए, अब सीधी सी बात है, सबसे पहले समझ लो रेडियो एक्टिव डिकेज कितने कितने तरीके के होते हैं, कैसे होते हैं, और किन में मास नंबर क्या चेंज होता है, किन में एटॉमिक नंबर क्या चेंज होता है। ठीक है, अगर आपको वो पता होगा तो ये सवाल आप 2 मिनट में निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक तो होता है अल्फा डीके। अल्फा डीके मतलब हीलियम का न्यूक्लियस निकल जाना। अब अगर किसी एटम में से आप हीलियम का न्यूक्लियस निकाल रहे हैं, यानी कि आप उसमें से क्या कर रहे हैं, 2 प्रोटॉन निकाल रहे हैं, 2 न्यूट्रॉन निकाल रहे हैं। अगर आपने 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकाल दिए तो मास नंबर आपका 4 से कम हो जाएगा, क्योंकि मास नंबर क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर आपने 2 प्रोटॉन निकाल दिए, 2 न्यूट्रॉन निकाल दिए, तो ओवरऑल मास आपका 4 से कम हो जाएगा। तो इट मींस अल्फा डीके के बाद जो आपका मास होता है, ए होता है, ये डिक्रीज बाय 4 हो जाता है। अगर मैं बात करूं एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स तो 2 ही निकले, तो इसीलिए जो आपका एटॉमिक नंबर है वो भी डिक्रीज बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और क्योंकि एटॉमिक नंबर चेंज हो गया तो स्पीसी भी बदल जाएगी। अब ये जो एटम बनेगा ये डिफरेंट होगा आपके पेरेंट एटम से। ये तो हो गया अल्फा डीके। बीटा डीके में क्या होता है, बीटा डीके में देखिए या तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलता है या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है। समझो इस बात को, बीटा डीके आपके 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल रहा है या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में। ये हम उन न्यूक्लियाई के लिए बात करते हैं जिनकी n/z रेशो आपकी 1.5 से या तो बहुत ज्यादा हो या बहुत कम हो। कहने का मतलब है या तो न्यूट्रॉन नंबर बहुत ज्यादा एक्सीड कर रहे हैं प्रोटॉन नंबर को, या प्रोटॉन नंबर बहुत ज्यादा एक्सीड कर रहे हैं न्यूट्रॉन नंबर को। अगर देखिए प्रोटॉन नंबर ज्यादा है न्यूट्रॉन नंबर से, तो क्या होगा, प्रोटॉन बदलेंगे न्यूट्रॉन में। अब क्या ये रिएक्शन ऐसे ही हो जाएगी, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बदल रहा है, आप जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपकी कभी भी जो है वो आपकी, ऐसा नहीं हो सकता कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ओबे ना हो। अब यहां पे तो है पॉजिटिव चार्ज, यहां पे है 0 चार्ज,
तो इसको बैलेंस करने के लिए साथ में एमिट होता है एक पॉजिट्रॉन। ठीक है, पर ये रिएक्शन यहां ही खत्म नहीं हो जाती, इसके साथ साथ एक एंटी न्यूट्रिनो, सॉरी एक न्यूट्रिनो भी जो है वो भी आपका निकलता है, जो कि आपका मासलेस होता है, चार्जलेस होता है। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए निकलता है। जब इस रिएक्शन को भी स्टडी करा गया तब ये पाया गया कि एनर्जी कंजर्व नहीं हो रही थी दोनों साइड की, अगर ये रिएक्शन इतना ही होता। इसीलिए एक क्रिएशन कर दी गई एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल की, जिसको हम न्यूट्रिनो बोलते हैं, उसका एंटी पार्टिकल होता है एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, जिसके पास ना कोई चार्ज है ना कोई मास है। ठीक है, ना इस पे कोई चार्ज है ना इस पे कोई मास है, पर ये आपका ओवरऑल एनर्जी को बैलेंस कर रहा है। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स को ये बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा डीके जिसमें आपका एक पॉजिट्रॉन निकले, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बीटा पॉजिटिव डीके। और ये कैसे न्यूक्लियाई के लिए होगा? ये ऐसे न्यूक्लियाई के लिए होगा जिसमें प्रोटॉन नंबर ज्यादा है न्यूट्रॉन नंबर से, इसीलिए प्रोटॉन बदलेंगे न्यूट्रॉन में। अब बताइए, अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल रहा है तो क्या होगा? देखिए, मास पे तो कोई फर्क नहीं आएगा, एटम के, न्यूक्लियस के मास पे क्यों फर्क आएगा? क्योंकि देखिए, अगर प्रोटॉन पहले 10 थे मान लीजिए और न्यूट्रॉन थे 12, सॉरी प्रोटॉन मान लीजिए 10 थे और न्यूट्रॉन थे 5, तो अब एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल गया। अब प्रोटॉन हो गए कितने? प्रोटॉन हो गए आपके 9 और न्यूट्रॉन हो गए 6। क्या मास पे कोई फर्क पड़ेगा? मास पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। ओवरऑल नंबर तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन वही रहा ना, तो मास पे कोई चेंज नहीं आएगा। सो बीटा डीके में, बीटा पॉजिटिव डीके में न्यूक्लियस का मास नहीं चेंज होता है। चेंज क्या होगा? एटॉमिक नंबर। देखिए, प्रोटॉन बदल गया न्यूट्रॉन में, अगर एक प्रोटॉन कम हो गया तो इट मींस एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका नया न्यूक्लियस बनेगा उसमें एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 1 हो जाएगा और वो एक न्यू स्पीसी होगा। जब भी एटॉमिक नंबर बदलेगा तब जो आपका एटॉमिक नंबर है वो चेंज होगा। ठीक है, जब एटॉमिक नंबर बदलेगा तब स्पीसी चेंज होगा, न्यूक्लियस जो है वो आपका एक डिफरेंट एलिमेंट का बनेगा। ठीक है जी, चलिए, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में जा रहा है, अब देखिए यहां पे चार्ज 0 है, यहां पे चार्ज पॉजिटिव हो गया। इसको बैलेंस करने के लिए साथ में एक इलेक्ट्रॉन की एमिशन होती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं बीटा नेगेटिव डीके। और साथ में भाई इसको बैलेंस करने के लिए एक एंटी न्यूट्रिनो भी निकलता है। ठीक है, एनर्जी को और लेप्टॉन नंबर को कंजर्व करने के लिए। इतना हाई लेवल पे हमें जाने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट मैं आपकी तसल्ली के लिए बता रही हूं कि ये क्यों निकला। एनर्जी कह लीजिए, लेप्टॉन नंबर को कंजर्व करने के लिए ये आपका निकला। तो ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में बदला। अब यहां पे देखिए क्या होगा, मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि देखिए ओवरऑल न्यूट्रॉन चाहे प्रोटॉन में बदल गया, पर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन तो सेम है ना, तो मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। पर देखिए, अब प्रोटॉन नंबर 1 बढ़ गया। अगर पहले 5 प्रोटॉन थे और 10 न्यूट्रॉन थे, तो अब 6 प्रोटॉन हो गए, 9 न्यूट्रॉन हो गए। तो इट मींस जो एटॉमिक नंबर है वो 1 से इंक्रीज हो जाएगा इन केस ऑफ बीटा नेगेटिव डीके। और ऐसा डीके किन न्यूक्लियाई में देखने को मिलेगा? ऐसा डीके उन न्यूक्लियाई में देखने को मिलेगा जिनमें न्यूट्रॉन नंबर आपका ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोटॉन नंबर। ठीक है जी, चलिए, ये तो थे बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव डीके। ठीक है, तो इसको देखिए, बीटा डीके सिंपल, इसको हम बीटा नेगेटिव बोल रहे हैं। ठीक है, ये आपका बीटा नेगेटिव है और इसको बीटा पॉजिटिव भी बोलते हैं और पॉजिट्रॉन एमिशन भी बोलते हैं, दोनों एक ही बात है। ठीक है, इसमें देखिए बीटा नेगेटिव में आपका ए यानी मास नंबर अनचेंज रहता है, जो आपका एटॉमिक नंबर है वो 1 से बढ़ जाता है, क्योंकि न्यूट्रॉन बदल गया प्रोटॉन में। यहां पे देखिए पॉजिट्रॉन एमिशन में क्या होता है, पॉजिट्रॉन एमिशन में मास नंबर तो अनचेंज रहेगा, पर जो एटॉमिक नंबर है वो 1 से घट जाता है, क्योंकि प्रोटॉन बदल गया न्यूट्रॉन में। समझ आ गया? ठीक है, तो ये दोनों आपकी कैटेगरीज बीटा डीके की ही है। एक को हम बीटा नेगेटिव बोलते हैं, एक को बीटा पॉजिटिव बोलते हैं। अब देखिए, एक पॉसिबिलिटी और होती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर या फिर के कैप्चर। ये आपकी होती है कब? ये तब होती है जब आपके इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी नहीं है कि वो एमिट हो पाए इसमें। ठीक है, जब बीटा नेगेटिव डीके नहीं हो पाता है तो कई बार इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो जाता है। इसमें क्या होता है, प्रोटॉन है अंदर न्यूक्लियस के और इलेक्ट्रॉन, उसी एटम का एक इलेक्ट्रॉन के शेल से जनरली आके न्यूक्लियस में चला जाता है और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर न्यूट्रॉन बना देते हैं। तो इसमें भी कन्वर्जन क्या हो रही है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल रहा है। अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलेगा तो मास नंबर में तो क्या होगा, मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन नंबर बराबर रहेगा, प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर रहेगा। पर क्योंकि अगर प्रोटॉन नंबर 1 बढ़ गया,
ठीक है, सॉरी प्रोटॉन नंबर एक घट गया क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ने मिलकर न्यूट्रॉन बना दिया। तो प्रोटॉन नंबर अगर एक से घट गया तो आपका जो Z है वो भी डिक्रीज बाय 1 हो जाएगा। ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज बाय 1 हो जाएगा। तो यहाँ ये हो सकता है, बस इसमें ध्यान रखेंगे कि जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका न्यूक्लियस के अंदर आ रहा है तो एक्स रेज एमिट होती हैं इसमें साथ। ठीक है जी, जो एक्स रेज बाद में जाके ऑगर इलेक्ट्रॉन भी पैदा कर सकती है, पर इतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, एक होती है भाई गामा डीके। तो गामा डीके में देखिए ना तो मास नंबर बदलेगा ना ही आपका एटॉमिक नंबर बदलेगा, ये सबसे लास्ट में होता है जनरली। गामा डीके कब होता है, जब अल्फा डीके हो गया, बीटा डीके हो गया, सब हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर आपका जो न्यूक्लियस बना है अगर वो अनस्टेबल है, एक्साइटेड स्टेट में है, तो वो एनर्जी लूज करके ग्राउंड स्टेट में आता है, उसी को हम बोलते हैं बीटा डीके। तो आप देखिए, सॉरी गामा डीके। तो गामा डीके में देखिए एक्साइटेड न्यूक्लियर स्टेट होती है, उसी न्यूक्लियस की ग्राउंड स्टेट में एनर्जी एमिट करके जो है न्यूक्लियस पहुंच जाता है। तो इसमें ना तो मास नंबर बदलेगा ना ही आपका प्रोटॉन नंबर या कह लीजिए एटॉमिक नंबर चेंज होगा। ठीक है, अब ये बातें आपको याद रखनी है, दिमाग में रखनी है, याद रखने वाली बात कोई नहीं है, बहुत ही लॉजिकल बातें हैं। ठीक है, अब यहां पे बोल रहा है एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, तो उसका इनिशियल एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर A है। तो हमने मान लिया एक X है जिसका एटॉमिक नंबर A है और मास नंबर Z है, सॉरी मास नंबर A है और एटॉमिक नंबर Z है। अब कह रहा है इसने 3 अल्फा पार्टिकल एमिट करे। तो 3 अल्फा पार्टिकल एमिट करने का क्या मतलब हुआ, एक अल्फा पार्टिकल में क्या होता है, जब एक अल्फा पार्टिकल निकलता है मास नंबर 4 से कम होता है, प्रोटॉन नंबर जो है वो 2 से कम होता है। तो अगर यही प्रोसेस 3 बार होगा, तो जो आपका नया मास नंबर होगा वो आपका कितने से कम हो जाएगा, 4 into 3 यानी 12 से कम हो जाएगा। और जो प्रोटॉन नंबर होगा वो आपका कितने से कम हो जाएगा, 2 into 3 यानी 6 से कम हो जाएगा। तो अल्फा 3 बार अल्फा डीके होने के बाद कॉन्फ़िगरेशन अब ये हो गई। अब और वो बोल रहा है उसके साथ 2 पॉजिट्रॉन एमिशन भी हुई, यानी बीटा पॉजिटिव डीके भी हुए। पॉजिट्रॉन एमिशन में क्या होता है, पॉजिट्रॉन एमिशन में मैंने आपको बताया प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, साथ में आपका एक पॉजिट्रॉन जो है वो निकलता है और साथ में एक न्यूट्रिनो निकलता है एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। इसमें मैंने आपको बताया क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल रहा है, प्रोटॉन जो है वो आपका न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है, तो जो एटॉमिक मास है उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर है, पर फर्क किस पे पड़ेगा, फर्क पड़ेगा एटॉमिक नंबर पे। तो जो एटॉमिक नंबर है वो आपका क्या हो जाएगा, इस केस में एटॉमिक नंबर जो है वो आपका डिक्रीज बाय 1 हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज बाय 1 आपका एटॉमिक नंबर हो जाएगा क्योंकि प्रोटॉन बदल गया न्यूट्रॉन में, तो प्रोटॉन नंबर कम हो गया। ठीक है, तो यहां पे अगर 2 बार पॉजिट्रॉन एमिशन हुई तो 2 से एटॉमिक नंबर आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो जो अब Z-6 था, अब ये पॉजिट्रॉन एमिशन के बाद Z-6 -2 हो गया। ठीक है, यानी कि Z-8 हो गया। तो इट मींस फाइनली आपके पास जो है, अब वो क्या पूछ रहा है, रेशो ऑफ न्यूट्रॉन्स टू प्रोटॉन्स। तो फाइनली जो आपके पास ये है, ठीक है, न्यूट्रॉन्स हैं। अच्छा, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन पूछ रहा है, अब ये मास नंबर है। ठीक है, और ये क्या है, ये आपके पास एटॉमिक नंबर है। तो देखिए जो आपका प्रोटॉन है ये तो प्रोटॉन नंबर ही होता है, एटॉमिक नंबर इज प्रोटॉन नंबर ओनली, पर जो मास नंबर होता है ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। तो अब देखिए अगर प्रोटॉन नंबर ये है तो मैं इसको यहां डाल सकती हूं, A-12 इज इक्वल टू Z-8 प्लस न्यूट्रॉन नंबर। तो यहां से जो न्यूट्रॉन नंबर है वो आपका कितना निकल आया, A-Z, ये इधर जाएगा तो -4। ठीक है, उसने आपको रेशो Z और A की नहीं पूछी, ध्यान रखिए, रेशो पूछी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन की। तो देखिए जो हमने एटॉमिक नंबर निकाला वो तो प्रोटॉन नंबर ही होता है, पर हमें पता है जो मास नंबर है वो प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर होता है। प्रोटॉन नंबर हमें पता लग गया, न्यूट्रॉन नंबर प्लस प्रोटॉन नंबर हमें पता है क्योंकि हमें मास नंबर पता है, तो यहां से हमने न्यूट्रॉन नंबर निकाल लिया। तो रेशो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन होगी A-Z-4 अपॉन प्रोटॉन नंबर हो गया Z-8। तो ए ऑप्शन आपका इसमें बन के आ गया। ठीक है जी, ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो गया। तो यहां पे देख लो, मैंने तुम्हें पूरी की पूरी रेडियो एक्टिविटी वैसे करा दी है। ठीक है, सारे का सारा मैंने आपको रेडियो एक्टिविटी ही समझा दिया है, यहीं से क्वेश्चन आपका जनरली बनता है। आप चाहें तो इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपका जरूरी टेबल है। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क का रहेगा। अब तुम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को होमवर्क में लेके जाएंगे, ये आपका अल्फा बीटा
गामा डिके से ही रिलेटेड है। आपको एक रिएक्शन दे दी, बोला एक्स था वो वाई में बदला, वाई था वो फिर से जो है वाई में ही बदला, वाई से फिर कुछ नया के बना, तो डीके का सीक्वेंस पूछ रहा है कि भाई सीक्वेंस बता दो। तो ये आप सब लोग इसका आंसर जो है वो कमेंट्स में देंगे, ठीक है। आप अपना आंसर निकाल के इसका आंसर जो है कमेंट्स में देंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे क्या लेना ही है स्क्रीनशॉट, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सोर्स ऑफ एनर्जी इन स्टार्स। तो स्टार्स में मैंने आपको कल की क्लास में बताया था होती है न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। फिजन होती है किन में? फिजन तो आपकी जैसे यूरेनियम वगैरह है उसमें एनर्जी रिलीज होती है, फ्यूजन में एनर्जी लगती है। तो अगर हम बात करें सन की, जो कि आपका स्मॉलेस्ट स्टार है, तो उसमें आपकी हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में बदलता है, ठीक है। तो वो इस प्रोसेस से बदलता है, जैसे दो हाइड्रोजन के एटम मिले, एनर्जी रिलीज हुई, उन्होंने हाइड्रोजन 2 बना दिया, फिर एक और हाइड्रोजन आके इनसे मिला, हीलियम 3 बना दिया जो हाईली अनस्टेबल है, ये एनर्जी रिलीज करके और एक हाइड्रोजन के साथ और कंबाइन होके हीलियम 4। इस तरीके से ये रिएक्शन नीचे भी चल रही है। तो दोनों हीलियम 3 और हीलियम 3 मिलके दो हाइड्रोजन रिलीज कर देते हैं और हीलियम 4 में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है सन में, ध्यान रखेंगे ये कन्वर्जन हो रही है सन में। हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके देखिए क्या हो रहा है, 4 हाइड्रोजन मिलके क्या बना रहे हैं, एक हीलियम बना रहे हैं। तो ये होता है सन में। पर देखिए जो हैवी स्टार्स होते हैं, आप जानते हैं जो सन है वो बहुत ही प्यारा सा स्टार है, उसका इतना ज्यादा मास नहीं है, सन से भी भारी भारी स्टार्स हैं, तो उनके अंदर फॉलो होती है CN फ्यूजन। इसको आप कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन साइकिल भी बोलते हैं। ये किन स्टार्स में होती है? जो जनरली सन से भारी है। आपको ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई बताइए कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्यूजन जो है वो किन में होती है? तो ये सन में नहीं होती, ये उन स्टार्स में होती है जो सन से भी मैसिव है, क्योंकि इसके लिए एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए। तो इसमें देखिए क्या होता है, जो कार्बन आपका होता है कार्बन 12, वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन 13 बनाता है जो कि हाईली अनस्टेबल है। फिर ये नाइट्रोजन 13 क्या होता है, कार्बन 13 में कन्वर्ट होता है बाय अ बीटा पॉजिटिव डिके, ठीक है। फिर ये कार्बन 13 भी अनस्टेबल है, जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन 14 जो अब स्टेबल है वो बना देता है। फिर अब ये नाइट्रोजन 14 फिर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन 15 बना देता है जो कि हाईली अनस्टेबल है। ऑक्सीजन 15 जो है फिर ये एनर्जी लूज पॉजिट्रॉन एमिशन करता है, नाइट्रोजन 15 बना देता है। फिर ये नाइट्रोजन 15 आपका हीलियम के साथ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और देखिए एंड में हमें क्या मिला, हीलियम 4 मिला। शुरू करा हाइड्रोजन के साथ, मिला हीलियम 4। तो यहां भी हाइड्रोजन इज कन्वर्टिंग इनटू हीलियम, पर इसमें प्रोसेस डिफरेंट है। तो आपको प्रोसेस ऐसे नहीं याद रखना, आप बोलोगे मैम इतने सारे स्टेप्स याद रखने, स्टेप्स नहीं याद रखने हैं, आपको बस ये पता होना चाहिए कि इसमें इन्वॉल्वमेंट किसकी है, ठीक है। अगर उसको ज्यादा मुश्किल पेपर डालना होगा भाई, फिर वो आपसे पूछ सकता है कि बताइए इसमें कितने बीटा पॉजिटिव डीके हो रहे हैं। तो इस साइकिल में अगर आप देखिए तो यहाँ पे 2 बीटा पॉजिटिव डीके हो रहे हैं, कितने गामा डीके हो रहे हैं, 1 2 3 गामा डीके हो रहे हैं। तो ऐसे भी वो क्वेश्चन बना सकता है अगर चाहे तो, अगर उसको पेपर मुश्किल बनाना होगा। तो देखिए सोर्स ऑफ एनर्जी इन स्टार्स क्या होती है, तो सोर्स ऑफ एनर्जी इन स्टार्स न्यूक्लियर फ्यूजन होती है, ठीक है। चलिए डिपेंड करेगा, अगर सन है या छोटे स्टार्स हैं तो इस तरीके से फ्यूजन करेंगे, अगर बड़े स्टार्स है भारी स्टार्स है जिनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है तो वो इस साइकिल के थ्रू फ्यूजन करेंगे। चलिए कह रहा था इंस्ट्रूमेंट दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज in a coil placed in magnetic field a deflecting torque acts upon the coil। तो ये जो है भाई आप सब जानते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, आपने अपने लैब्स में भी देखा होगा। गैल्वेनोमीटर में क्या होती है, एक कॉइल होती है, करंट कैरिंग कॉइल होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड होती है। तो जब एक मैग्नेटिक फील्ड लगती है भाई, तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाता है, पर इसके ऊपर नेट टॉर्क 0 नहीं होता है, जिसकी वजह से ये घूमती है और पॉइंटर में डिफ्लेक्शन शो करती है। इसीलिए देखिए गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस जो आपको सिर्फ ये बताता है कि करंट है या नहीं, करंट कितना है कितना नहीं, उसके लिए आपको एमीटर चाहिए, ठीक है। तो ये आपको एक डिफ्लेक्शन शो कर देता है। तो ये इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि जब आप एक कॉइल को, करंट कैरिंग कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वहां पे क्या होगा, डिफ्लेक्शन आएगी, कहने का मतलब उसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा। तो अगर करंट पास हो रहा होगा सर्किट में से तो कॉइल में से भी करंट निकलेगा, कॉइल में से करंट निकलेगा तो उसमें टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगेगा तो पॉइंटर में डिफ्लेक्शन आएगी। अगर सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा तो कॉइल में करंट नहीं बनेगा, कॉइल में करंट नहीं बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर कोई टॉर्क नहीं लगाएगी, टॉर्क नहीं लगाएगी तो आपको डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगी,
ठीक है जी, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है ये इसका सही आंसर रहेगा, सी ऑप्शन। तो कई सवाल देखिए बहुत डायरेक्ट हैं, बहुत आसान है। चलिए, कह रहा है व्हेन द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब इज इंक्रीज्ड इट्स मैग्नीफाइंग पावर। तो देखिए मैग्नीफाइंग पावर अगर आपको निकालनी है किसी भी माइक्रोस्कोप की, तो वो जो है अगर आप इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो फॉर्मूला होता है d अपॉन एफ। ठीक है, d क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ लीस्ट, ये है आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो कि ह्यूमन आई के लिए आप जानते हैं डिस्टिंक्ट विजन क्या होती है कि आप दो चीजों के बीच में अंतर कर पाए। ठीक है, मैंने आपको दो लाइनें दिखाई, आप इन दोनों के बीच में अंतर कर पा रहे हैं, तो इसका जो लीस्ट डिस्टेंस होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। तो अगर मैं इनको अपने पास लेके आते जाऊं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब मेरी आंखें इनमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगी, 25 सेंटीमीटर से कम हो जाएगा। तो ये ह्यूमन आई के लिए जो है जनरली 25 सेंटीमीटर होता है। और एफ क्या है, ये आपका फोकल लेंथ है लेंस की, कन्वेक्स लेंस। आप जानते हैं कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल होता है माइक्रोस्कोप में। ये तो तब हुआ जब आपको ऑब्जेक्ट को फोकस पे ऑब्जर्व करना है। ठीक है, जब आपको इन्फिनिटी पे ऑब्जर्व करना है। ठीक है, इन्फिनिटी पे। एक होता है अगर आपको ऑब्जेक्ट को जो है इन्फिनिटी पे नहीं फोकस पे ऑब्जर्व करना है, तो मैग्निफिकेशन होती है 1 + d अपॉन एफ। तो दो फॉर्मूले हैं अलग अलग। पर अब यहां भी देखिए, आप बोलेंगे मैम माइक्रोस्कोप की ट्यूब इंक्रीज करने का मतलब कि हमारा मैग्नीफाइंग पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए जो आपका माइक्रोस्कोप होता है वो इस तरीके से लगता है, ये होता है। ठीक है, तो इसमें ये आई पीस है और ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, यहां पे आपके लेंस लगे हुए हैं। अगर आप इसको लंबा कर देंगे ना, लंबा कर देंगे तो क्या होगा, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा। डिस्टेंस अगर इनके बीच का बढ़ेगा तो फोकल लेंथ चेंज होगी, फोकल लेंथ अगर इफेक्ट होगी तो मैग्नीफाइंग पावर भी आपकी इफेक्ट होगी। तो आप जितना ज्यादा ट्यूब को लंबा करते जाएंगे उतनी ज्यादा उसकी मैग्नीफाइंग पावर कम होगी। ठीक है, जितना ज्यादा आप माइक्रोस्कोप की ट्यूब को लंबा करते जाएंगे उतनी ज्यादा उसकी पावर जो है वो डिक्रीज होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ सी। If the distance between the plates is reduced by half and the space between the plates is filled by a medium having dielectric constant 6, the new capacitance is। तो देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है उसके लिए आपकी जो कैपेसिटेंस होती है वो होती है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये वाला, ठीक है, एक पॉजिटिव एक साइड पे इधर नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है जी, ऐसे होती है। तो इसमें इसकी जो कैपेसिटेंस होती है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया किसी भी एक प्लेट का, और डी क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब अभी तो इसमें हवा है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। अगर मैं इसमें कोई मीडियम इसको किसी मीडियम में रख दूं, ठीक है, तो उसका एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है जिसको हम के से डिनोट करते हैं। तो उस केस में जो नई आपकी कैपेसिटेंस हो जाती है वो हो जाती है के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो आपको कुछ नहीं करना है, इट मींस आपको क्या कर देना है, आपको बस के से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से पुरानी कैपेसिटेंस को मल्टीप्लाई कर देना। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 का डाल दिया तो के की जगह पे 6 आ गया। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट को ऐसे ही रहने दीजिए। एरिया को कुछ करा उसने, एरिया को कुछ नहीं करा तो एरिया ऐसे ही, पर अब डिस्टेंस को भी उसने क्या कर दिया, देखिए डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड बाय हाफ, तो डिस्टेंस को हाफ कर दिया। तो यहां से देखिए जो सी डैश आ गया वो आ गया 12 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी क्या था, पुरानी कैपेसिटेंस थी, जो नई कैपेसिटेंस है वो आपकी 12 टाइम्स हो गई पुरानी कैपेसिटेंस की। ठीक है जी, तो जो नई कैपेसिटेंस निकल के आई दैट इज 12 टाइम्स ऑफ सी। तो ये आपका यहां पे सही जवाब हो गया। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ड्यूरिंग अ फुल साइकिल। तो देखिए 3 तरीके के करंट्स आपके फ्लो करते हैं, ये मैंने आपसे बात पहले भी करी हुई है। एक होता है पीक, ऐसे ही वोल्टेज में भी सेम रहता है। ठीक है, एक होती है एवरेज वैल्यू और एक होती है आपकी आरएमएस वैल्यू। ठीक है, अब देखिए पीक करंट तो नाम से पता चल रही है सबसे ज्यादा होती है। अगर हमें एवरेज करंट लिखना हो तो वो पीक करंट का कितना होता है, तो वो 2/π टाइम्स ऑफ पीक करंट होता है। और अगर आपको आरएमएस करंट लिखना हो तो वो आपका पीक करंट का क्या होता है, 1/√2 टाइम्स होता है। तो 1/√2 टाइम्स आई पीक।
बस इतनी सी बात थी, ठीक है। अब उसने आपको पूछा है कि भाई एवरेज वैल्यू बता दो, आई नॉट पीक वैल्यू है, तो आई पीक की जगह पे आप आई नॉट डाल देंगे, तो यहां पे आपका 2/पाई टाइम्स आई नॉट। यार ये सब डेरिवेशंस तुमने अपनी 12वीं क्लास में करी हुई है, ठीक है। पर अब यहाँ पे हमें डेरिवेशंस नहीं देखनी है, यहाँ पे हमारा फोकस होना चाहिए सीधा किस पे, फॉर्मूला पे, ठीक है जी। सीधा फोकस जो है वो आपका किस पे रहेगा, फॉर्मूला पे रहेगा। तो 2/पाई आई नॉट, तो ये आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट बन गया। आरएमएस पूछ ले तो आई पीक अपॉन √2। अच्छा, अगर एवरेज और आरएमएस के बीच में पूछ ले रिलेशन, तो आप कैसे कर सकते हैं, दोनों की रेशो ले लीजिए, ठीक है। तो आई एवरेज अपॉन आई आरएमएस, 2/पाई होल डिवाइडेड बाय 1/√2। पीक पीक तो कैंसिल हो गया, तो यहां से ये ऊपर गया तो 2√2/पाई, यानी कि जो आपका आई एवरेज है वो आपका 2√2 टाइम्स है आई आरएमएस का, ठीक है जी। देखो, चलिए देखो, कह रहा है 100 वॉट लाइट बल्ब इज एबल टू कन्वर्ट 10% ऑफ इट्स पावर टू विजिबल रेडिएशन। द एवरेज इंटेंसिटी ऑफ द विजिबल रेडिएशन एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द बल्ब इज। तो भाई एक बल्ब ने कहता है ग्लो करना शुरू करा, ये रहा तुम्हारा बल्ब, ठीक है। दिल ही लग रहा है, ये तो बल्ब नहीं लग रहा, ठीक है। ये रहा तुम्हारा बल्ब, ये तो कुछ और ही, देखो बल्ब है, ठीक है, ये ऐसे, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहां पे आप देखिए, उसने बोला इसने लाइट एमिट करी, तो आप जानते हैं भाई बल्ब जो है ये आपका लाइट एमिट इन ऑल डायरेक्शंस इक्वली करेगा। इट मींस अगर मैं लाइट का लोकस देखूं तो वो एक सफियर होगा इस तरीके से, ठीक है। उसने बोल दिया है कि ये रेडिएशन आपकी 1 मीटर तक जा रही है, मतलब कि ये कैसा सफियर है जिसका रेडियस है 1 मीटर, ठीक है। पर उसने बोला कि 100 वाट है, पर ये सिर्फ और सिर्फ 10% पावर को विजिबल रेडिएशन में बदल पा रहा है, बाकी पावर आपकी लॉस्ट हो जा रही है, जैसे गैमा रेज, एक्स रेज, इन फॉर्म में। विजिबल में सिर्फ और सिर्फ ये 10% पावर को कन्वर्ट कर पा रहा है। तो इट मींस जो इस पावर से हम कंसर्न है वो असल में सिर्फ और सिर्फ इसका 10% है, यानी कि जो हम पावर की वैल्यू लेंगे वो लेंगे 10 वॉट। 100 का 10% कितना हो गया, 10 ही हो गया, तो 10 वॉट, ठीक है। तो यहां पे अभी आपको एवरेज इंटेंसिटी बतानी, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम पहले कर चुके हैं रिफ्लेक्टिंग और नॉन रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस में, ये होता है पावर बटे एरिया, ठीक है। पावर तो 10 वॉट है, अब एरिया क्या होगा, सफियर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो आप सब जानते हैं 4πr² होता है, और रेडियस कितना है, 1 मीटर है, तो इसकी जगह पे आपने डाल दिया 1 का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा मीटर स्क्वायर में जो भी निकल के आया, ठीक है। इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए यार, यहाँ पे पाई की वैल्यू डाल लीजिए 3.14, आपका आंसर जो है वो निकल आएगा। इनमें से आंसर निकाल के आप इसको कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपका आंसर जो है वो आपका क्या निकल रहा है। बस अब सिंपल कैलकुलेशन करनी है, 10/10/4 करना है, ठीक है, और तो कुछ करना नहीं है। तो ये 10/12 के नियर अबाउट आ जाएगा, तो ये आपका 5/6, तो 0.8 के नियर अबाउट आपका आंसर बन रहा है, ठीक है। कैसे करा, मैंने पाई को अप्रोक्सीमेटली 3 ले लिया, ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेशन के लिए, क्योंकि देखिए आंसर्स में काफी गैप है, इसीलिए मैंने ये तुक्का लगाया। तो अगर आप अप्रोक्सीमेटली इसको 3 ले लें तो 4 × 3 12 हो गया, 10/12 आपका हो गया, जो आपका थोड़ा सा बन गया 5/6, ठीक है। तो 5/6 अगर हम डिवाइड करें तो ये आपका 0.8 के नियर अबाउट आपका आंसर बनता है, तो बी, ठीक है। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी होती है फटाफट। चलिए, कह रहा है इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन अ सेमीकंडक्टर टेक्स प्लेस ड्यू टू, लो बताओ भाई, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिक कंडक्शन क्यों होती है। तो आप जानते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से भी होती है, माइनॉरिटी की वजह से भी होती है, यानी कि एक इलेक्ट्रिक कंडक्शन जो सेमीकंडक्टर में होती है वो आपकी बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दोनों की वजह से होती है। हाँ, मोबिलिटी होल्स की कम है, पर ऐसी बात नहीं है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, वो भी करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल ऑसिलेटिंग विद फ्रीक्वेंसी v इज। तो मैंने आपको क्या बोला था कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सिर्फ और सिर्फ सोर्स ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है। तो ये कह रहा है जिस सोर्स ने उसको प्रोड्यूस करा है उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है या v है,
तो भाई आपकी लाइट जो उससे निकलेगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी v होगी। ये और किसी चीज पे डिपेंड जो है वो आपका नहीं करेगी। ठीक है जी, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ऐसा क्यों है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपकी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आइसोटोप्स। यार आइसोटोप्स का क्वेश्चन बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है। आप 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे को पूछे, उसको इसका आंसर पता होगा। आइसोटोप्स के पास क्या होता है? आइसोटोप्स वो स्पीसीज होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम रहता है, एटॉमिक मास चेंज हो सकता है। तो एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब प्रोटॉन नंबर सेम होना, यानी कि दे आर ऑल प्रोटॉन्स। ठीक है, तो आइसोटोप्स कैसे स्पीशीज होंगे? तो भाई आइसोटोप्स वो स्पीशीज होंगे जिनके पास प्रोटॉन नंबर सेम है, न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट हो सकता है। इट मींस इनका ए यानी कि मास नंबर डिफरेंट हो सकता है पर जेड सेम है। तो अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो ये कैसे एटम्स होंगे या कैसे एलिमेंट्स होंगे जो स्पीशीज सेम है? जैसे मानिए कार्बन 13, कार्बन 12, कार्बन 14, कार्बन 15, ये सब का एटॉमिक नंबर 666 है। इनमें चेंज क्या हो रहा है? न्यूट्रॉन नंबर चेंज हो रहा है। तो ये जो है इनका मास नंबर देखिए सबका डिफरेंट है पर प्रोटॉन नंबर सेम है। अगर प्रोटॉन नंबर सेम है तो ये सब कार्बन ही होंगे। ठीक है, तो आइसोटोप से सेम स्पीसीज के होते हैं। अगर कार्बन है तो कार्बन का ही आइसोटोप होगा। ऐसा नहीं है आप कार्बन का आइसोटोप को नाइट्रोजन के आइसोटोप के साथ कंपेयर करेंगे, नहीं। इसके लिए प्रोटॉन नंबर सेम रहना चाहिए, प्रोटॉन नंबर नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, अच्छा, और एक चीज होती है भाई जिनको हम आइसोबार्स बोलते हैं, ये भी सुन लो। आइसोबार्स कौन से स्पीसीज होते हैं? ये वो होते हैं जिनका न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन नंबर सेम है, यानी मास नंबर सेम है। जैसे अगर मैं बात करूं कैल्शियम 40 और पोटेशियम 40। अब देखिए कैल्शियम का जो प्रोटॉन नंबर है वो 20 है, पोटेशियम का 19 है। तो पर यहां पे अगर मैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करूं तो वो सेम है। तो ये कैसे एलिमेंट्स होंगे? ये वो होंगे जो स्पीसीज डिफरेंट है। क्यों है? क्योंकि इनके जो प्रोटॉन नंबर है वो डिफरेंट है। देखिए स्पीसीज तब डिफरेंट हो जाएगी जब एटॉमिक नंबर चेंज होगा। मास नंबर चेंज होने से स्पीसीज जरूरी नहीं कि चेंज हो। जैसे मैंने आपको बताया था कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, इनका अगर प्रोटॉन नंबर सेम है ना, इसीलिए दोनों कार्बन है। ठीक है, अगर प्रोटॉन नंबर डिफरेंट हो जाएगा तो आपका स्पीशीज भी चेंज हो जाएगा, जैसे आइसोबार्स में। अच्छा, आइसोटोन्स नाम से ही पता लग रहा है जिनके आइडेंटिकल न्यूट्रॉन नंबर है। इनका जो न्यूट्रॉन नंबर है भाई वो सेम होना चाहिए। तो न्यूट्रॉन नंबर अगर सेम है, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन 8 16, ठीक है, और नाइट्रोजन 15 7। तो अब यहां पे देखिए दोनों केसेस में जो न्यूट्रॉन है वो आपके कितने हैं? 8 और 8। तो ये आपके आइसोटोन्स के एग्जाम्पल है। अब ये भी कैसे स्पीसीज होंगे? ये डिफरेंट होंगे क्योंकि न्यूट्रॉन नंबर सेम है, प्रोटॉन नंबर सेम नहीं है। अगर प्रोटॉन नंबर सेम नहीं है तो ये डिफरेंट स्पीसीज होंगे, यानी कहने का मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, ये हो गए आपके आइसोटोन्स। फिर आपके होते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स भी सेम स्पीसीज के होते हैं बट जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कई न्यूक्लियाई अल्फा बीटा डिके करते हैं तो वो हाई एनर्जी स्टेट में होते हैं, तो उनको लो एनर्जी स्टेट में लाने के लिए गैमा रेडिएशन एमिट हो जाती है। तो वही चीज है, आइसोमर्स वो न्यूक्लियाई है सेम स्पीसीज के। ध्यान रखिए इसमें प्रोटॉन नंबर चेंज नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये कार्बन 13 है, ठीक है, ये एक्साइटेड, इसको हम ऐसे स्टार से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जब ये एनर्जी लूज करेगा, ठीक है, जब ये एनर्जी लूज करेगा तो भी ये आपका कार्बन 13 6 ही रहेगा, बस अब ये ग्राउंड स्टेट में चला गया। इनको हम बोलते हैं आइसोमर्स। अच्छा, मिरर न्यूक्लियाई क्या होते हैं कि भाई शीशे में जिनको आप रखेंगे तो वो एक दूसरे जैसे ही लगेंगे। कहने का मतलब है अगर दो न्यूक्लियाई ऐसे हो जाए, इसका प्रोटॉन नंबर P1 है, न्यूट्रॉन नंबर N1 है, इसका प्रोटॉन नंबर P2 है और N2 है, अगर ये चीजें बराबर हो जाए, कहने का मतलब इसके प्रोटॉन इसके न्यूट्रॉन नंबर के बराबर हो जाए और इसके प्रोटॉन इसके न्यूट्रॉन नंबर के बराबर हो जाए, ऐसे न्यूक्लियाई को हम क्या बोल देते हैं? मिरर न्यूक्लियाई बोल देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन 15 7, ठीक है, और आप ले लीजिए एग्जांपल ऑक्सीजन 8 16। हाँ ठीक है, नहीं, इसमें न्यूट्रॉन नंबर कितना हो गया? 8 हो गया, प्रोटॉन नंबर 7 हो गया। नहीं, इसमें ये नहीं होगा।
ऑक्सीजन 15 ले लीजिए। तो अब देखिए अगर आपने ऑक्सीजन 15 लिया यहां पे, तो यहां पे न्यूट्रॉन नंबर 7 है, प्रोटॉन नंबर 8 है, यहां पे न्यूट्रॉन नंबर 8 है, प्रोटॉन नंबर 7 है। तो ऐसे न्यूक्लियाई आपके क्या हो गए, मिरर न्यूक्लियाई होंगे, जिनके प्रोटॉन न्यूट्रॉन नंबर आपस में क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए। अब ये आपका होमवर्क है, आपको ये दिए हैं, इनमें से आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि आइसोटोप्स क्या है, आइसोबार्स क्या है, आइसोटोन्स कौन से हैं और मिरर न्यूक्लियाई कौन से हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, आइसोटोप्स में क्या चीज सेम रहती है, प्रोटॉन नंबर। तो आप देखिए प्रोटॉन नंबर किन किन के सेम है, इसके 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 किसी के साथ सेम नहीं है, तो ये और ये सिर्फ दो आइसोटोप हमारे पास ये बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखिए आइसोबार्स, आइसोबार्स में क्या होता है, आइसोबार में आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नंबर यानी मास नंबर सेम होना चाहिए और स्पीसी डिफरेंट होने चाहिए, यानी एलिमेंट्स डिफरेंट होने चाहिए। तो अब यहां पे देखिए, ये देखिए इसका भी 14, इसका भी 14, इसका भी 14, और ये सारे के सारे अलग हैं, ये कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये तीनों आपके बन गए क्या, आइसोबार, ठीक है जी। इसके बाद देखिए आइसोटोन्स, यानी कि न्यूट्रॉन नंबर सेम होना चाहिए। न्यूट्रॉन नंबर सेम कैसे होगा, तो अब देखिए यहां पे न्यूट्रॉन नंबर है 8, यहां पे है 6, तो ये नहीं हुआ। यहां पे न्यूट्रॉन नंबर हुआ कितना, 7, यहां पे हुआ न्यूट्रॉन नंबर 8, तो देखिए ये और ये न्यूट्रॉन नंबर इनके सेम है, ठीक है। यहां पे देखो ये कितना हुआ भाई, 10 10 5 7, नहीं ये भी नहीं, तो ये दोनों आपके हुए आइसोटोन्स, इसमें न्यूट्रॉन नंबर सेम है, यहां पे भी 8 है, यहां पे भी 8 है। मिरर न्यूक्लियाई अब आप खुद देखेंगे, इन सब में से आइडेंटिफाई करेंगे और खुद से पहचानेंगे मिरर न्यूक्लियाई कौन से, ठीक है। चलिए चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कह रहा है सिलिकॉन एट 300 केल्विन हैज होल कंसंट्रेशन and equal electronic concentration of 1.4 into 10 raised to power 16 per meter cube. After indium is doped, the new hole concentration is 4.5 into 10 raised to power 22 per meter cube. The value of electron concentration in the doped silicon is, तो देखिए ये आपका एक लॉ होता है, वो क्या बोलता है, ये लॉ आपका चाहे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो चाहे इंट्रिंसिक हो, मतलब चाहे प्योर हो चाहे इम्प्योर हो, हमेशा जो आपके नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, या कह लीजिए कंसंट्रेशन ऑफ होल्स और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपकी जो आपकी टोटल कंसंट्रेशन है उसका स्क्वायर होता है, ठीक है। क्या होता है, उसका स्क्वायर होता है, यानी इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन का स्क्वायर होता है। तो ये लॉ आपको जो है याद रखना है। अब देखिए शुरू में वो बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन और होल बराबर हैं, बिल्कुल सही बात है, शुरुआत में इलेक्ट्रॉन और होल सेम है, ठीक है। अब यहां पे देखिए अगर इलेक्ट्रॉन और होल सेम है, उसने आपको इलेक्ट्रॉन की होल कंसंट्रेशन दे दी, तो मतलब इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन भी यही है। तो यहां से आप देखिए आपके पास Ni निकल आया कितना, 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 16। अब देखिए उसने क्या करा, जब डोपिंग कर दी तो आपके देखिए होल्स बढ़ गए, होल्स बढ़ गए, ठीक है। पर देखिए ये वैल्यू आपकी फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रही है। अगर होल्स बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घट जाएंगे, अब क्योंकि आपने एक पी टाइप सेमीकंडक्टर बना दिया, सीधी सी बात है, इंडियम एक ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी है, जब आपने इंडियम से डोप करा तो होल नंबर बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन नंबर घट गया। अगर होल नंबर इंक्रीज हो गया, इलेक्ट्रॉन नंबर डिक्रीज हो गया, तो ये पर फिर भी इन दोनों का प्रोडक्ट अभी भी इसके स्क्वायर के बराबर ही रहेगा। तो सीधी सी बात है भाई, यहां से आप इलेक्ट्रॉन नंबर निकाल सकते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका स्क्वायर हो गया, Ni स्क्वायर अपॉन n होल्स। तो होल्स की आपको नई कंसंट्रेशन दे दी है, इससे आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर जो है वो आपका बन जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आप फटाफट से जो है अपना आंसर सारे लोग जो है फटाफट से निकाल लेंगे। भैया आज की क्लास थोड़ी सी लंबी चली गई क्योंकि सारे क्वेश्चंस मैंने कराए और मैंने रेडियो एक्टिविटी पे ज्यादा टाइम लगा दिया है ना, तो मैं सारी रेडियो एक्टिविटी जो है वो मैंने करा दी एक ही बार में। तो यहां देख लीजिए ये आपका आ गया 2.25 डिवाइडेड बाय 4.5, तो ये आपका आ गया 0.5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 0.5 इंटू 10 की पावर देखिए कितनी हो गई, 32 हो गई, 32 माइनस 22 तो 10 पर मीटर क्यूब। तो ये आपका हो गया 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 पर मीटर क्यूब। तो डी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट बैठ गया। बस आपको ये लॉ जो है ये याद रखना है,
कंसंट्रेशन लॉ, ये चेंज नहीं होगा चाहे सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक हो एक्सट्रिंसिक हो। होल्स, नंबर ऑफ होल्स इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ni स्क्वायर के बराबर रहता है। यहां पे देखिए अगर होल्स बढ़ गए, जैसे पी टाइप में होल्स बढ़ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन डाउन आ जाएगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट सेम रहना है। अगर एन टाइप होगा तो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन नंबर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली होल नंबर डाउन आ जाएगी, होल्स की कंसंट्रेशन डाउन आ जाएगी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी F अपॉन L आपको निकालना है, of a wire carrying current of 8 ampere and making an angle of 30 degree with the direction of uniform magnetic field of 0.5 टेस्ला। तो मैंने आपको बताया था कि जो फोर्स होता है मैग्नेटिक, जो भी अगर आप किसी भी करंट कैरिंग वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करती है वो ILB साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है जी। किसके बराबर होता है, ILB साइन थीटा के बराबर होता है। अब यहां पे उसने आपसे फोर्स अपॉन लेंथ पूछ ली तो वो क्या हो गया, IB साइन थीटा। यहां पे I पता है आपको 8 है, B पता है 0.15 है, थीटा पता है 30 है, डाल दो भाई वैल्यूज, 8 इंटू 0.15 इंटू हाफ, ये हो गया आपके पास, यहां पे हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया 0.6, ये आपका न्यूटन पर मीटर, ठीक है। 0.6 न्यूटन पर मीटर आपके पास आंसर निकल आया। सिंपल सा फॉर्मूला था, सिंपल सा हमने लगा दिया, ठीक है जी। तो ये थी आज की क्लास और ये आपका आज का होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको सब लोग सॉल्व करेंगे और नीचे कमेंट्स में वीडियो खत्म हो जाने के बाद सब लोग अपने आंसर लिखेंगे, ठीक है। देखिए मैं क्वेश्चन से तभी डिस्कस करूंगी नेक्स्ट क्लास में अगर आप लोग आंसर्स देंगे, अगर मुझे लगेगा कि रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है। देखिए भाई नहीं तो मुझे क्या जरूरत है एक्स्ट्रा क्वेश्चन लाने की, अगर आप लोग आंसर ही नहीं देंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो इसको आप लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट्स में देंगे, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ठीक है जी। तो ये रही आज की क्लास और इसी के साथ हमने PYQs अपने लेटेस्ट 2023 के सारे खत्म कर लिए। तो मानती हूँ आज की क्लास थोड़ी लंबी चली गई, ठीक है, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा जागना पड़ गया भाई, पर PYQs अब हमने खत्म कर लिए। अब इसके बाद हम धमाकेदार सेशंस आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है, कुछ दिनों के इंतजार के बाद, क्योंकि भाई कुछ दिनों के लिए मैं अभी जो है वो अवेलेबल नहीं हूं कुछ दिनों के लिए, ठीक है, पर बहुत ही जल्द आपके लिए नए सेशंस प्लान आउट हो जाएंगे। कोशिश यही रहेगी कि YouTube पे फिजिक्स का सारा सिलेबस आपसे कराया जाए, एटलीस्ट इतना कराया जाए कि आपके डिसेंट मार्क्स स्कोर हो जाए। तो इसीलिए आपको बस क्या करना है, आपको हमारे वीडियोस को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, इन पे कमेंट्स करने हैं और वीडियोस आपको डेली मिलती रहें, अपडेट आप होते रहें, इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और साथ ही अगर आप अपनी प्रिपरेशन को स्मूथ करना चाहते हैं, एक डायरेक्शन वे में लेके जाना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत प्राइस बहुत कम है और आपको साथ में टेस्ट सीरीज भी मिल रही है और क्वालिटी कंटेंट आपको इसमें मिल रहा है, ठीक है जी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, PYQs को रिवाइज करते रहे और भाई रेडी हो जाएं, ठीक है। क्या बोलते हैं वो इंग्लिश में, पुल अप योर सॉक्स, है ना। सो नाउ पुल अप योर सॉक्स फॉर द कमिंग सेशंस। आने वाले सेशंस आपके लिए और भी ज्यादा मजेदार होंगे। अब PYQ से हमें आइडिया लग गया कि हमारा पेपर कैसा होगा, कैसा लेवल का रहेगा, तो अब हम इसकी तैयारी जमकर करेंगे, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। गुड नाइट एवरीवन। Please like, share, comment and do subscribe to our channel. Thank you.